हेलो फ्रेंड्स, ये है जस्ट क्रैक इट की लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज की वीडियो नंबर 6। और इस वीडियो में मैंने कंपाइल किया है मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के अंदर दी हुई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस लेवल के ऑफिसर की हैं ये आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। ये है एमओपी का 16th एडिशन जो इस वीडियो के अंदर मैंने यूज किया है। और इस एमओपी का चैप्टर नंबर 3 का नाम है फंक्शनरीज एंड फंक्शंस, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबके फंक्शंस दिए हुए हैं कि सेक्रेटरी है, हु इज सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, ठीक है, प्रिंसिपल एडवाइजर टू मिनिस्टर, या फिर स्पेशल सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, तो इन सब इनके क्या फंक्शंस हैं, या फिर डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी का क्या फंक्शन है, अंडर सेक्रेटरी का, एसओ का, या फिर डीलिंग ऑफिसर का क्या क्या फंक्शंस है एमओपी के अंदर इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं। लेकिन इस चैप्टर के अलावा भी एमओपी के अंदर बाकी के चैप्टर्स के अंदर भी इनके फंक्शंस जो है वो स्कैटर्ड है कि अंडर सेक्रेटरी जो है वो इन पर्टिकुलर फंक्शंस के अलावा और क्या वो फंक्शन करते हैं। तो पूरे एमओपी के अंदर इन पर्टिकुलर ऑफिसर्स के जितने भी फंक्शंस हैं वो मैंने सब कंपाइल करके इस वीडियो के अंदर डाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि ये चैप्टर नंबर 3 का कटआउट है। इसके अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी का क्या फंक्शन लिखा हुआ है, बस यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि सच अ फंक्शनरी इज नॉर्मली वेस्टेड विद मैक्सिमम मेजर ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग जो होती है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास होती है। तो खाली इतने से तो फंक्शन खत्म नहीं हो जाता जेएस का। तो इसके अलावा भी ज्वाइंट सेक्रेटरी के एमओपी के अंदर कहीं कहीं और भी फंक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे कि इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंसेज हैं कि जब हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट की एडवाइस, ओपिनियन या कंकरेंस मांगते हैं तो वो जो इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंसेज हैं वो कब करने हैं, वो विद अप्रूवल ऑफ ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे लेवल का बंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी का फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। या फिर ये हो गया कि कोई इंक्वायरी से रिलेटेड फाइल्स हैं तो उनको डिस्ट्रॉय किसके अप्रूवल से करना है, तो उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी के अप्रूवल से करना है। या फिर रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग, वीडिंग आउट वगैरह जो है फाइल्स का, तो जेएस उनको रिव्यू करेंगे हाफ ईयरली। तो ये जेएस का एक फंक्शन हो गया जो कि एमओपी के अंदर जगह जगह पर दे रखा है, एक जगह पर कंपाइल नहीं है। तो आई हैव कंपाइल्ड ऑल दिस इन द वीडियो। तो लेट अस स्टार्ट। अब क्योंकि जेएस की बात कर रहे हैं तो हम जेएस से स्टार्ट कर लेते हैं और अपनी एमओपी के अंदर देखते हैं कि जेएस के कितने फंक्शंस दिए हुए हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सर्च करना शुरू करते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी। और देखो सबसे पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी का क्या फंक्शन आया है यहाँ पे कि ज्वाइंट सेक्रेटरी इज द इंचार्ज ऑफ विंग। ठीक है, कि वर्क इन डिपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू विंग्स विद स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी हु इज इंचार्ज ऑफ द विंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमने देखा ही है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी, इनके पास होता है मैक्सिमम मेजर ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी हमने देखा है कि अगर इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंसेस हमें भेजने हैं किस लिए, एडवाइस, ओपिनियन या कंकरेंस सीख करने के लिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट का, तो वो किसके अप्रूवल से जाएगा, वो जेएस के अप्रूवल से जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने यही देखा है कि इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंसेस आर टू बी मेड विद अप्रूवल ऑफ ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेएस, कि जब भी इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंसेस के लिए जो फाइल जाएगी तो उस फाइल पे किसका अप्रूवल होना चाहिए, उस फाइल पे जेएस का अप्रूवल होना चाहिए। और जो आईडी नोट भेजोगे इसके बाद, जब फाइल अप्रूव हो जाएगी उसके बाद आप आईडी नोट भेजोगे ना दूसरे डिपार्टमेंट को, तो वो किसके सिग्नेचर से जाएगा, वो अंडर सेक्रेटरी के सिग्नेचर से जाएगा। ठीक है, ये जब हम तब भी करेंगे जब हम अंडर सेक्रेटरी के पोर्शन पर आएंगे। अभी फिलहाल हम जेएस का पोर्शन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स दे में बी हेल्ड जब हमें लग रहा हो कि भाई दूसरे डिपार्टमेंट्स का ओपिनियन भी लेना ज़रूरी है। तो इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग यानी दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको बुला के एक मीटिंग कर लो, ताकि जो भी मैटर है उसके ऊपर उनका ओपिनियन भी आ जाए। तो ये जो इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स होती है ऑन इम्पॉर्टेंट केसेस, ताकि लिमिटेड टाइम के अंदर हम किसी डिसीजन पर पहुंच पाए, तो ये मीटिंग भी जब तक जेएस का ऑर्डर नहीं होगा, जब तक जेएस का अप्रूवल नहीं होगा तो नहीं कन्वीन होगी। ठीक है, तो नो सच मीटिंग विल नॉर्मली बी कन्वीन्ड एक्सेप्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी का ये भी काम हुआ। अभी तक हमने देखा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है
बेसिकली इंटर डिपार्टमेंटल के इश्यूज जो आ रहे हैं उसके अंदर जॉइंट सेक्रेटरी का अप्रूवल चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डेमी ऑफिशियल्स लेटर कैन ऑल्सो बी सेंड टू द ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर डेमी ऑफिशियल लेटर हम किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल को भेज रहे हैं, और किसको भेज रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को अगर डेमी ऑफिशियल लेटर जाएगा तो वो जेएस से नीचे रैंक के ऑफिसर के थ्रू नहीं जाएगा। ठीक है, तो यानी जेएस के नीचे डीएस या डायरेक्टर लेवल पे नहीं जाएगा, वो जेएस के लेवल पर जाएगा। ओके, तो डीओ लेटर अगर चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजना है तो किस लेवल से जाएगा, कम से कम जेएस के लेवल से जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसको तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो, जो नोटिफिकेशन होती है, ये नोटिफिकेशन के लिए लिखा हुआ है, जो नोटिफिकेशन की टाइपस्क्रिप्ट कॉपी है, ओरिजिनल टाइपस्क्रिप्ट कॉपी, उसको कौन साइन करेगा, इट विल बी ड्यूली साइंड इन इंक बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, शुड बी सेंड टू द प्रेस। जो प्रेस को हमें इंक साइन कॉपी भेजनी होती है, ठीक है, वो कौन साइन करेगा, वो जे साइन करके देगा। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजेट के अंदर अगर कोई चीज़ जानी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजेट में कोई चीज़ प्रेस को हम भेज रहे हैं, तो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अगेन जेएस। तो अभी तक दो चीज़ें जेएस के बारे में सिंप्लीफाई हुई है, क्या, एक तो इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़ अगर है, या फिर गजेट के अंदर कोई चीज़ प्रिंट कराने के लिए, गजेट के अंदर कोई चीज़ नोटिफाई कराने के लिए जो इंक्ड साइन होगा वो किसका होगा, वो जेएस का होगा। नेक्स्ट देखो, ये किन फाइलों के डिस्ट्रक्शन की बात चल रही है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। देखो, ये रिकॉर्डिंग रिव्यूइंग वाला चैप्टर है, और इसके अंदर यह है कि भाई जब फाइल की यूटिलिटी ख़त्म हो जाए तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। फाइल्स रिसीव्ड फॉर रिव्यू, जो भी रिव्यू के लिए फाइल रिसीव होगी, कहाँ से, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम से। ये भी मैं आपको शो करती हूँ, ये देखो यहाँ पर, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था एमओपी की, जब हम टाइमलाइंस कर रहे थे कि जनवरी से स्टार्ट करके जो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम है वो क्या करेगा कि जितनी भी फाइल्स एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर रिव्यू के लिए बाकी हैं वो उनको सेक्शन के अंदर भेजेगा, 4 लॉट्स के अंदर। ही विल सेंड द फाइल्स टू द सेक्शंस। ठीक है, 4 लॉट्स में, कि जनवरी से भेजना वो शुरू करेगा कि भाई ये वाली फाइल्स जो है वो रिव्यू कर लो, अगर रिटेन करनी है तो रिटेन करो, डिस्ट्रॉय करनी है तो डिस्ट्रॉय करो। तो ये फाइल्स जब सेक्शन ऑफिसर के पास जाएगी किसी सेक्शन के अंदर, तो ही विल रिव्यू कि भाई इनको रखना है कि क्या करना है। तो सेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, विच आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड विल बी मार्क्ड फॉर डिस्ट्रक्शन, तो वो डिस्ट्रक्शन के लिए मार्क कर देगा कि भाई इनको वीड आउट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फाइल को डिस्ट्रक्शन करनी है, और ऐसा भी हो सकता है कि उस फाइल के अंदर कोई इंक्वायरी इनिशिएट हो गई हो, ठीक है, कोई केस हो जिसके अंदर की इंक्वायरी इनिशिएट हो गई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी इनिशिएट हो सकती है, या फिर किसी भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी, सीबीआई की इंक्वायरी, किसी की भी इंक्वायरी उसके अंदर है, या फिर रिजल्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, तो उस फाइल को तब डिस्ट्रॉय नहीं करना है। उस फाइल को कब डिस्ट्रॉय करना है वो उन्होंने आगे बताया हुआ है। उस फाइल को जेएस के अप्रूवल से डिस्ट्रॉय करना है, कब, जब या तो वो इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए, ये देखो कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, या फिर कमीशन जो है उसके अंदर रिपोर्ट भेज दे, या फिर अगर वो कोर्ट से रिलेटेड फाइल है तो कोर्ट का जजमेंट अगर इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, कोर्ट का जजमेंट भी इम्प्लीमेंट हो गया, फाइल की रिटेंशन की जो स्केड्यूल था वो भी ख़त्म हो गया, तो उस फाइल को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट वटेवर विद द अप्रूवल ऑफ कंसर्न ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है, या फिर एचओडी। तो ये भी एक जेएस का फंक्शन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ये अभी भी हमने देखा है, और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जब हम टाइमलाइंस कर रहे थे एमओपी की, उसके अंदर भी हमने देखा था कि ईच जॉइंट सेक्रेटरी में रिव्यू हाफ ईयरली, हर हाफ ईयर के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी अपने विंग के अंदर, अभी हमने ऊपर देखा कि जॉइंट सेक्रेटरी जो होता है वो विंग का इंचार्ज होता है ना, तो अपने विंग के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग और वीडिंग आउट को मॉनिटर करना है, उनको रिव्यू करना है हाफ ईयरली। तो हु विल रिव्यू द स्टेट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग, वीडिंग आउट ऑफ फाइल्स इन द विंग हाफ ईयरली,
किस फ्रीक्वेंसी से वो रिव्यू करेंगे और कौन रिव्यू करेगा। ठीक है, तो हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी से रिव्यू होना है और रिव्यू कौन करेगा, जेएस। तो नेक्स्ट देखो, हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगी इंडक्शन मटेरियल। अब ये इंडक्शन मटेरियल क्या होगा, ये इंडक्शन मटेरियल के अंदर होगा फंक्शंस, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिटेल्ड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह। ठीक है, रूम नंबर, लोकेशन, ऑफिसर्स इंचार्ज का, उनके टेलीफोन नंबर वगैरह। और इस इंडक्शन मटेरियल को पीरियोडिक इंटरवल पे रिवाइज भी करते रहना है ताकि वो अप टू डेट रहे ये सब चीज़ें। ठीक है, कोई वर्क लोकेशन चेंज होता है, किसी ऑफिसर का नाम चेंज होता है, कोई ऑफिसर चेंज होता है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर अपडेट होनी चाहिए। तो ये जो इंडक्शन मटेरियल है वो किसकी गाइडेंस में बनेगा, वो जेएस की गाइडेंस में बनेगा। ओके, तो ये भी जेएस का एक काम हो गया, टू गाइड मिनिस्ट्री टू प्रिपेयर इंडक्शन मटेरियल। तो ये जो जेएस है वो कौन जेएस होंगे, इंचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम हुआ ना ये, तो जेएस इंचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गाइड करेंगे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर इंडक्शन मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए। तो दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ जेएस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है उनका पर्सनल सेक्शन, ये हमने किया था, उनका पर्सनल सेक्शन जो है वो एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। और वो रजिस्टर के अंदर क्या होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या वीआईपी से आए हुए जितने भी रेफरेंसेस है या कम्युनिकेशन है उसको उस रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो पर्सनल सेक्शन ऑफ जेएस का फंक्शन हो गया, बेसिकली जेएस का फंक्शन नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखो, वो जो रजिस्टर है, ठीक है, अभी हम जो देख रहे थे वीआईपी रजिस्टर जिसके अंदर एमपी या वीआईपी रेफरेंसेस के एंट्रीज हो गई हैं, वो रजिस्टर हर महीने के फर्स्ट वर्किंग डे पर जो सेक्शन है वो सबमिट करेगा अंडर सेक्रेटरी को, और अंडर सेक्रेटरी जो है वो फिर उस रजिस्टर को ज्वाइंट सेक्रेटरी को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे वैसे जेएस का फंक्शन तो नहीं आया, बट स्टिल जेएस लिखा हुआ था तो हमने इसको पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी पर्सनल सेक्शन के बारे में जेएस के, तो आगे बढ़ जाते हैं कि जेएस का क्या फंक्शन है। आगे देखो, सिमिलरली जैसे वीआईपी रजिस्टर होता है या फिर एमपी के रेफरेंसेस वाला रजिस्टर था, इसके अलावा भी कोर्ट केसेस या कैट केसेस से रिलेटेड जो रजिस्टर है कि भाई कब नेक्स्ट डेट आने वाली है, ठीक है, फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग द पिटीशन, जो भी है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होगी। कैट केस जो भी चल रहा है मिनिस्ट्री के अंदर या उस पर्टिकुलर विंग के अंदर जो भी जेएस कंसर्न है उससे, तो उनका पर्सनल सेक्शन जो है वो कैट केस या कोर्ट केस वाला रजिस्टर भी मेंटेन करेगा ताकि उससे पता चल जाए कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब आने वाली है या फिर क्या प्रोग्रेस है उस कैट केस के अंदर, कोर्ट केस के अंदर। ठीक है, तो ये भी पर्सनल सेक्शन का फंक्शन हो गया। हम जेएस का फंक्शन ढूंढ रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, पिछली वीडियो के अंदर भी हमने किया था कि 1 और 15 को, जैसे कि जो वीआईपी रजिस्टर था जिसमें कि एमपी के रेफरेंसेस थे, वो रजिस्टर जो है वो सेक्शन 1 ऑफ एवरी मंथ सबमिट करेगा अपने हायर ऑफिसर को, यूएस को। एसओ किसको करेगा, यूएस को। ठीक है, सिमिलरली जो कैट केस या फिर कोर्ट केस वाला रजिस्टर है वो फर्स्ट के साथ साथ, यानी एवरी मंथ की फर्स्ट डेट के साथ साथ 15 को भी सबमिट होगा। ठीक है, तो महीने में 2 बार सबमिट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम जेएस के फंक्शंस ढूंढ रहे हैं। ये देखो, जितने भी पीरियोडिकल रिपोर्ट्स हैं या रिटर्न्स हैं रिलेटिंग टू ईच सेक्शन, कोई सेक्शन सपोज पीरियोडिकल रिपोर्ट्स मांगता है किसी दूसरे सेक्शन से या फिर मिनिस्ट्री के सारे सेक्शन से, तो ये जो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स है इनको रिव्यू करना चाहिए एट द लेवल ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी विल रिव्यू कि भाई हमारा जो सेक्शन है उनके अंडर जो भी सेक्शंस आ रहे हैं वो जो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स मांग रहे हैं दूसरे सेक्शन से, क्या वो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स अननेसेसरी तो नहीं है। ठीक है, क्या उन पीरियोडिकल रिपोर्ट्स के अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है, क्या उनको रीडिज़ाइन किया जा सकता है, क्या उनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, या फिर उनको दो कंबाइन की जा सकती हैं या वटेवर। ठीक है, तो ये जो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स हैं ये कौन रिव्यू करेगा, ये जेएस रिव्यू करेंगे एवरी 3 ईयर्स। ठीक है, हर 3 साल में वो ये रिव्यू करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी भी ज़रूर याद करनी है कि ये जो चीज़ है ये कितने टाइम में होनी चाहिए और ये चीज़ को करेगा कौन। तो हर 3 साल के अंदर ये पीरियोडिकल रिपोर्ट्स का रिव्यू होगा, उनका फॉर्मेट या फिर उसके अंदर जो भी डेटा मांगा जा रहा है, और वो रिव्यू करेगा कौन, जेएस। नेक्स्ट देखो, ये किस बारे में बात हो रही है, ये है डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर्स
और ये कौन से पेंडिंग मैटर्स की बात है? जो एमपीज के एश्योरेंसेस वगैरह हो गए, या फिर एमपी की तरफ से आए हुए रेफरेंसेस हो गए, कोई ग्रीवांस है, तो इस तरीके के पेंडिंग मैटर के डिस्पोजल के लिए डीआरपीजी ने एक कैंपेन रन किया था 1 महीने का, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। तो वो कैंपेन एक बार तो रन हो गया। उस कैंपेन में क्या था कि भाई वीक के अंदर 3 आवर्स देने हैं इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए, कि उन 3 आवर्स के अंदर हम चेक करेंगे कि भाई कितने पेंडिंग मैटर बचे हैं और उनको डिस्पोज करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो हर हफ्ते 3 आवर्स इस काम के लिए डेडिकेट किए जाएं, ठीक है। तो इसके अंदर जेएस का क्या काम होगा? इन पेंडिंग मैटर्स को आइडेंटिफाई करना, इनका मॉनिटरिंग करना कि इनका डिस्पोजल वीकली बेसिस पे मॉनिटरिंग होना चाहिए, और डीआरपीजी के अंदर से डेटा पता चलना चाहिए कि भाई कितने ग्रीवांसेस हैं, कितने ग्रीवांसेस नहीं हैं, या फिर ज़्यादा ग्रीवांसेस तो नहीं पेंडिंग हो रहे हैं। तो हर महीने की फर्स्ट डेट को जेएस जो है वो इस चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कौन से पेंडिंग मैटर्स है या वट, ठीक है। तो यहाँ पे जेएस का क्या फंक्शन हुआ? ही विल एक्ट एज अ नोडल ऑफिसर। तो इस स्पेशल कैंपेन के लिए एक नोडल ऑफिसर जो बनाया जाएगा वो किस रैंक का होगा? वो जेएस के रैंक का होगा, ठीक है। काफी सारे फंक्शंस हो गए जेएस के एमओपी के अंदर। और देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, फॉर पर्पस ऑफ अटेंडिंग मीटिंग्स आउटसाइड ऑफिस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑफिस के बाहर जाके जब मीटिंग अटेंड करनी है, तो अगर कोई कॉन्फिडेंशियल पेपर है, ठीक है, या फिर सीक्रेट पेपर है, तो उसको कैरी कौन करेगा? ठीक। तो अगर तो कॉन्फिडेंशियल पेपर है तो ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, कम से कम एसओ जो है वो कैरी करेगा कॉन्फिडेंशियल पेपर को। और सीक्रेट पेपर है, अगर कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट टॉप सीक्रेट होता है ना, तो जो सीक्रेट पेपर है वो कौन कैरी करेगा? अंडर सेक्रेटरी विल कैरी द सीक्रेट पेपर इन स्पेशल सर्कमस्टेंस विद द रिटन ऑथराइजेशन ऑफ जेएस कंसर्न, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल पेपर तो सेक्शन ऑफिसर, या फिर सीक्रेट पेपर करेगा कैरी अंडर सेक्रेटरी, लेकिन किसके ऑथराइजेशन से? किसके रिटन ऑथराइजेशन से? जेएस के रिटन ऑथराइजेशन से। तो जेएस विल ऑथराइज इन रिटन, इन राइटिंग, कि अंडर सेक्रेटरी जो है वो सीक्रेट पेपर को कैरी कर सकते हैं। तो ये जेएस का काम हो गया एक तरह से। और ये लास्ट, ये इंस्पेक्शन के बारे में, जो पीरियोडिक इंस्पेक्शन, सेक्शन का इंस्पेक्शन, रिकॉर्ड रूम का इंस्पेक्शन, या जो भी है, ठीक है, किसी भी चीज़ का इंस्पेक्शन। मैं आपको शो कर देती हूँ ये चैप्टर कौन सा है। ये चैप्टर है इंस्पेक्शन से रिलेटेड, 16 चैप्टर ऑफ एमओपी, ठीक है। कि इंस्पेक्शन से क्या पता चलेगा कि भाई कोई लैप्स तो नहीं आ रहा है एक्शन के अंदर, कि कोई एक्शन होना चाहिए था उसके अंदर लैप्स तो नहीं आ गया है, या फिर सेक्शन के काम को कैसे बेटर किया जा सकता है, मिनिस्ट्री को कैसे बेटर किया जा सकता है, कि अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट करें वो, कि अपना वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये सब इंस्पेक्शन है, ठीक है। और इंस्पेक्शन के अंदर जेएस का क्या काम हुआ? द इंस्पेक्शन एज प्रोवाइडेड अबव शुड बी सप्लीमेंटेड बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शंस बाय द ब्रांच ऑफिसर, डिविजनल हेड या जॉइंट सेक्रेटरी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, इसको मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि जो इंस्पेक्शन है उसके बारे में तो ऊपर लिखा ही हुआ है, ये जेएस का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ जेएस के जितने भी फंक्शन है एमओपी के अंदर वो खत्म हो गए। तो हमने कौन से फंक्शन करे हैं, लेट अस रिवाइज। सबसे पहले आपने पढ़ा कि जेएस जो है वो विंग का इंचार्ज होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम मेजर ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शन किसके पास होती है? जेएस के पास। फिर हमने देखा कि इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स जो है वो किसके ऑर्डर के अंडर होगी, ठीक है। अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट्स के कुछ बंदों को बुला रहे हैं टू एलिसिट देयर ओपिनियंस, तो वो जो इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग है वो जेएस के लेवल से होगी। और इंटर डिपार्टमेंटल नोट अगर हम भेज रहे हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर उनके एडवाइस, ओपिनियन या कंकरेंस के लिए, तो उसका अप्रूवल जेएस करेंगे। नेक्स्ट देखो, अगर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को डीओ लेटर जाना है तो वो कौन भेज सकता है? मिनिमम जेएस भेजेंगे। नेक्स्ट, गजेट नोटिफिकेशन की ओरिजिनल टाइप स्क्रिप्ट कॉपी को कौन साइन करेंगे? वो भी जेएस साइन करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजेट के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ही इज ऑल्सो जेएस। इसके बाद था कि फाइल्स का हाफ ईयरली रिव्यू
ठीक है, कौन सी फाइल्स का, जो भी किसी पर्टिकुलर विंग की फाइलें हैं उनकी रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग और रीडिंग आउट का स्टेटस का हाफ ईयरली रिव्यू कौन करेगा, जेएस विल डू इट। नेक्स्ट, किसी भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर अगर इंडक्शन मटेरियल बनाना है तो वो किसकी गाइडेंस से बनेगा, जेएस की गाइडेंस से, जेएस इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और नेक्स्ट, जो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स या रिटर्न्स जाती हैं किसी भी सेक्शन से, उनका रिव्यू हर 3 साल में कौन करेगा, जेएस विल डू। और देखते हैं, अगर इंक्वायरी से रिलेटेड कोई फाइल है या कोर्ट केस से रिलेटेड कोर्ट की जजमेंट इंप्लीमेंट हो चुकी है या फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चली थी वो कंप्लीट हो चुकी है, कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, तो इन सब इंक्वायरी के बाद उस फाइल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन किसके अप्रूवल से, जेएस के अप्रूवल से। फिर आ जाओ, पेंडिंग मैटर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो नोडल ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जाएगा वो कम से कम जेएस के लेवल का होगा। पेंडिंग मैटर्स कौन से पेंडिंग मैटर्स, फिर से बता रही हूँ, जो स्पेशल कैंपेन था डीएआरपीसी का कि भाई जो पेंडिंग मैटर्स हैं जैसे पार्लियामेंट्री एश्योरेंसेज हो गए या फिर वीआईपी रेफरेंसेज या फिर पब्लिक ग्रीवांसेस, इन सब के लिए हफ्ते में 3 आवर्स डेडिकेट करने हैं। इस तरीके का जो स्पेशल कैंपेन है उसके लिए नोडल ऑफिसर जो बनाया जाएगा हर मिनिस्ट्री के अंदर वो कम से कम जेएस लेवल का होगा। और लास्ट, स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर अंडर सेक्रेटरी को सीक्रेट पेपर कैरी करने के लिए रिटन ऑथराइजेशन कौन देगा, जेएस विल डू इट। सो जेएस के सारे फंक्शंस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑफिसर पे चलते हैं, वो इज डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी। तो आ जाते हैं अपने एमओपी के ऊपर, और एमओपी के अंदर अब हम डायरेक्टर को सर्च करेंगे कि उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ये देखो, अभी हमने पीछे जेएस के फंक्शंस पढ़े हैं, है ना, तो वहां पर हमने देखा है कि जो विंग्स हैं, जो ईच विंग है, विंग का इंचार्ज कौन होता है, जेएस होता है। अब हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं कि डायरेक्टर किस चीज़ का इंचार्ज होता है, तो डायरेक्टर इज एक्चुअली डिवीजन हेड। ठीक है, जो विंग होता है जिनका की इंचार्ज जेएस होता है, इट कंप्राइज अ नंबर ऑफ डिवीजन्स। विंग के अंदर बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं और डिवीजन का जो हेड होता है दैट इज अ डायरेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्टर इज कॉल्ड डिवीजन हेड। यहीं पे हम कर लेते हैं कि आगे रहेगा कि डिवीजन के अंदर ब्रांचेस होती है, तो उस ब्रांच के अंदर अंडर सेक्रेटरी हेड होता है, अंडर सेक्रेटरी के पास चार्ज होता है और इसलिए अंडर सेक्रेटरी को ब्रांच ऑफिसर भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो, डायरेक्टर या फिर डिप्टी सेक्रेटरी, तो अभी हमने देखा कि डायरेक्टर इज एक्चुअली डिवीजन हेड। ठीक है, अब देखते हैं आगे, ही एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी, इसको हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं, ये एक काम का पॉइंट है। नेक्स्ट, डिवीजन का चार्ज वो होल्ड करते हैं और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस डेल्ट विद डिवीजन अंडर हिज चार्ज, दैट इज वेरी जनरल थिंग। और आगे एज पर पावर डेलीगेटेड वो काम करते हैं एज पर चैनल ऑफ सबमिशन, ये तो खैर सभी करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 2 पॉइंट आ गए कि डायरेक्टर इज एक्चुअली डिवीजन हेड या फिर ही एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो डायरेक्टरेट ऑफ स्टैंडर्ड टेस्टिंग क्वालिटी है, डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ एंटरप्राइजेस। आगे बढ़ जाते हैं, अब ये देखते हैं, जब हम टाइमलाइंस की वीडियो कर रहे थे एमओपी की, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हर डिपार्टमेंट का एक लेवल ऑफ डिस्पोजल होगा कि कोई केस जो है वो किस लेवल पे जाके डिस्पोज होगा, और एक चैनल ऑफ सबमिशन होगा कि कौन फाइल किसको सबमिट करेगा, है ना। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस लेवल पे कोई केस डिस्पोज होना है या फिर क्या चैनल ऑफ सबमिशन है, वो 1 in 3 years रिव्यू होना चाहिए। कि कहीं पर हमें लगता है कि लेवल ऑफ डिस्पोजल हम कम कर सकते हैं कि पावर डेलीगेट करके, या फिर चैनल ऑफ सबमिशन को कम किया जा सकता है, कहीं पर ज़्यादा लंबा चैनल ऑफ सबमिशन हो रहा है जिस वजह से फाइल जो है वो डिले होती है, तो 1 in 3 years इस चीज़ को रिव्यू कर लेना चाहिए कि इसके अंदर कुछ चेंज होता है या नहीं। तो ये है आपकी टाइमलाइन कि 1 in 3 years ये चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए, रिव्यू होनी चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर और बता देती हूँ, टू फैसिलिटेट क्विकर डिसीजन, जो चैनल ऑफ सबमिशन होता है वो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी फाइल जो है वो 4 लेवल के ऊपर और नहीं जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फाइल मिनिस्टर इंचार्ज के पास जानी है तो वो कम से कम कहाँ से शुरू होनी चाहिए, कम से कम डीएस या डायरेक्टर उसको शुरू करे, तभी तो मिनिस्टर जाते जाते 4 लेवल ऑफ सबमिशन हो जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है लेकिन कि भाई डायरेक्टर है जिसको कि मिनिस्टर को फाइल सबमिट करनी है तो वो अकेले बैठ के सारा काम करेंगे। उसके लिए एक प्रोविजन है यहाँ पर कि सेक्शन या फिर जो ब्रांच ऑफिसर है यानी अंडर सेक्रेटरी है, वो डायरेक्टर को प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कि कुछ भी केस है उसका इनपुट क्या है या वट एवर इट इज़,
ताकि डायरेक्टर फाइल सबमिट कर पाए, ठीक है, उन सारे इनपुट्स को लेके। तो डायरेक्टर का क्या यहाँ पर हमारे पास रोल मिला है कि वो फाइल इनिशिएट करेंगे, केस इनिशिएट करेंगे, वो केस कौन सा, जो कि मिनिस्टर इंचार्ज तक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे, डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है। ये हमने जेएस के टाइम पर भी अभी करा है कि जेएस ऑफिसर के जब हम फंक्शंस देख रहे थे, तो हर ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर, ठीक है, दोनों का ये कंबाइंड कह लो कि डायरेक्टर का भी जो पर्सनल सेक्शन होता है, क्योंकि उनके पास भी पर्सनल स्टाफ होता है और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास भी पर्सनल स्टाफ होता ही है, तो क्योंकि डायरेक्टर भी एक्ट एज एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी और जेएस भी विंग का इंचार्ज होते हैं, तो इसलिए जो उनका पर्सनल सेक्शन है वो एक वीआईपी रजिस्टर मेंटेन करेंगे। तो इसको तो हम कर ही चुके हैं, ये जेएस वाला सेम है कि वो वीआईपी रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। उस वीआईपी रजिस्टर के अंदर कम्युनिकेशन दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, ठीक है। और फिर सिमिलर रजिस्टर जो है वो एक सेक्शन भी मेंटेन करेगा जिसमें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आए हुए रेफरेंसेस या फिर वीआईपी वगैरह जो भी रेफरेंसेस आते हैं वो उसके अंदर नोट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, जो वो सेक्शन है वो उस रजिस्टर को आगे सबमिट करेगा। भाई सेक्शन के अंदर एसओ होता है, एसओ जो है वो किसको सबमिट करेगा आगे, यूएस को, फिर यूएस किसको सबमिट करेगा, डायरेक्टर को, डायरेक्टर या फिर डीएस, ठीक है। तो अब देखो एसओ ने यूएस को सबमिट किया वो रजिस्टर अलॉन्ग विद द रिपोर्ट, रिपोर्ट का फॉर्मेट भी उसके अंदर दे रखा है कि क्या रिपोर्ट है, कि भाई वीआईपी रेफरेंसेस कितने आए, कितने डिस्पोज हो गए, जो भी है। तो रजिस्टर प्लस रिपोर्ट हर महीने की फर्स्ट डेट को वो यूएस को सबमिट करेंगे और यूएस उस रिपोर्ट के ऊपर अपने रिमार्क्स लिखेंगे और रिमार्क्स लिख के वो डायरेक्टर या फिर जेएस को दे देंगे, ठीक है। अब डायरेक्टर और जेएस जो कि अलग से एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे, वो इन रिमार्क्स के साथ और इस रिपोर्ट को रिकंसाइल करेंगे कि ऐसा तो नहीं कोई वीआईपी रेफरेंस हमसे छूट गया या फिर कुछ उनसे छूट गया, ठीक है, और फिर उसको वापस कर देंगे रजिस्टर सेक्शन के अंदर। तो ये भी डायरेक्टर का रोल हुआ क्या कि भाई जो रिपोर्ट आनी है यूएस के पास से वीआईपी रजिस्टर के बारे में या फिर एमपी रेफरेंसेस के बारे में, वो उस रिपोर्ट को देख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, सिमिलर रजिस्टर जो है वो कैट केसेस के लिए मेंटेन होता है। मैंने बताया था कि इसके अंदर फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कैट केस का जो रजिस्टर है और कैट केस की जो रिपोर्ट है वो फर्स्ट को प्लस 15th को एवरी मंथ जाती है, ठीक है। जैसे वीआईपी रजिस्टर महीने में एक ही बार जाता है, लेकिन कैट केस वाला रजिस्टर या कोर्ट केस वाला रजिस्टर हर महीने में 2 बार जाता है सेक्शन से, ठीक है। ये रहा। नेक्स्ट, जो पब्लिक ग्रीवांस का जो पोर्टल है ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए, हाँ, तो उस ग्रीवांस पोर्टल पे या फिर ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट, स्टेट या यूटी एक सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे या फिर एक सीनियर ऑफिसर को डेजिग्नेट करेंगे कि ही विल बी द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस। और ये जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस होगा वो कम से कम, ठीक है, सीनियर लेवल एट द लेवल ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी, वो कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल का होगा जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस होगा, ठीक है। तो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस का अब काम क्या है, अब डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस कौन होगा, कोई डिप्टी सेक्रेटरी होगा। तो उनका काम क्या है कि वीक के हर वेंसडे को हाफ डे पर, मैंने बताया था ना वीक के हाफ डे, वीक हाफ कब होता है, वेडनेसडे पर, और वेडनेसडे का भी हाफ डे यानी फर्स्ट हाफ, ठीक है। फर्स्ट हाफ यानी 10 बजे से 1 बजे तक जो है वो टाइम रखेंगे ग्रीवांसेस को रिसीव करने का और ग्रीवांसेस को सुनने का। कौन टाइम रखेगा, किसकी ड्यूटी हुई है, ये ड्यूटी है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस की। तो इसलिए जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस हो गए उनका नेम, डेजिग्नेशन, रूम नंबर, टेलीफोन नंबर वगैरह जो भी है वो रिसेप्शन ऑफिस पे या फिर किसी ऐसे नोटिस बोर्ड पे जहाँ पर कि सिटीजन जो है वो इजीली उसको देख पाएँ। और जो पीजी पोर्टल भी है उसके ऊपर भी ये सब होना चाहिए ताकि जो पब्लिक ग्रीवांस करना चाह रहा है, कोई कंप्लेंट करना चाह रहा है, तो उनको पता हो कि भाई हमें किसके पास जाना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टर का फंक्शन हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो हम कर ही चुके कि डिप्टी डायरेक्टर, ओके, ब्रांच ऑफिसर इन रिलेशन टू मीन्स ऑफिसर, ये तो अंडर सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। फिर आ जाओ यहाँ पे डिवीजन। अभी हमने देख ही लिया कि डिवीजन को कौन हेड करेगा,
डिवीजन को डायरेक्टर हेड करेंगे या फिर डीएस हेड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्टर खत्म। अब एक बार रिवाइज करते हैं कि डायरेक्टर के हमारे पास क्या क्या फंक्शन हमने पढ़े हैं। रिवाइज करने से पहले डिविजनल हेड को भी एक बार सर्च कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डिविजनल हेड कौन होता है, वो भी डीएस या डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं। तो क्या पता डिविजनल हेड से भी हमें कुछ फंक्शंस और एक्स्ट्रा मिल जाए, जिसको भी हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रेफरेंस के बारे में लिखा हुआ है। इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। जो एमपी से जो कम्युनिकेशन आते हैं उनको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना होता है ना। और अगर कोई भी कम्युनिकेशन मिनिस्टर को अगर एड्रेस है तो उसको कौन रिप्लाई करेगा, मिनिस्टर खुद रिप्लाई करेंगे। ठीक है, इट हैज़ टू बी रिप्लाइड बाय द मिनिस्टर ओनली, मिनिस्टर हिमसेल्फ एज फार एज प्रैक्टिकेबल। अदरवाइज भाई अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सेक्रेटरी के लेवल पे तो जाना ही चाहिए। ठीक है, बट हम यहाँ पे डिविजनल हेड की बात कर रहे हैं, तो डिविजनल हेड यानी कि डायरेक्टर या फिर डिप्टी सेक्रेटरी वो कब किसी लेटर का जवाब देंगे, अगर लेटर जो है वो किसी एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिसीव हुआ है। ठीक है, यानी करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ना रिसीव होकर किसी एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अगर रिसीव हुआ है और वो जो लेटर है वो मिनिस्टर या फिर सेक्रेटरी को एड्रेस्ड है, यानी ये है एक्स एमपी की तरफ से लेटर जो कि एड्रेस किसको हुआ है, ये मिनिस्टर या फिर सेक्रेटरी को एड्रेस हुआ है। तो इस लेटर का जवाब कौन बना सकता है, इस लेटर का जवाब जो है वो डिविजनल हेड यानी डायरेक्टर या फिर डीएस बना सकता है। कब, आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द सेक्रेटरी, यानी इनका अप्रूवल लेने के बाद डीएस या डायरेक्टर इस एक्स एमपी के आए हुए रेफरेंस का रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी डिविजनल हेड का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो कैटेगरी सी, मैंने बताया था कि 3 कैटेगरी की फाइल्स होती है, ए बी जो कि परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं और सी जिसको कि वीड आउट कर सकते हैं। तो सपोज कोई कैटेगरी सी की फाइल को रिव्यू किया गया और पता चला कि भाई रिटेंशन पीरियड उसका खत्म हो गया, तो उसको वीड आउट करना पड़ेगा, भाई रिटेंशन पीरियड खत्म हो गया तो। लेकिन अगर हमें और उसे फर्दर रिटेन करने की ज़रूरत है कि भाई उसके 10 साल हो गए पूरे, बट स्टिल वी वॉन्ट टू फर्दर रिटेन इट इन द सेक्शन या फिर इन द रिकॉर्ड रूम, तो उस फाइल को रिव्यू किया जाएगा। जस्टिफिकेशन फॉर रिव्यूइंग अ फाइल, यानी कि उस फाइल को रिटेन करने की जस्टिफिकेशन जो होगी वो कौन अप्रूव करेगा कि फाइल को रखना है, इस चीज़ का अप्रूवल कौन देगा कि फाइल वीड आउट होने वाली थी और लेकिन फिर भी उसको रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ का अप्रूवल देगा डिविजनल हेड या फिर ब्रांच ऑफिसर जो कि होते हैं यूएस। तो इनमें से कोई भी अप्रूवल दे सकता है, बट स्टिल इट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिविजनल हेड। ठीक है, यूएस के अंदर भी ये फंक्शन आ जाएगा सेम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्पेक्शन के बारे में हमने बात की थी कि इंस्पेक्शन होना चाहिए सेक्शन का हर साल में एक बार, है ना, एटलीस्ट वंस अ ईयर इंस्पेक्शन होना ही चाहिए, ये हमने करा था। तो इंस्पेक्शन होने के बाद जो रिपोर्ट होगी, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, भाई इंस्पेक्शन हुआ तो रिपोर्ट भी बनेगी ना। तो जिसने इंस्पेक्शन किया है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे हायर ऑफिसर को, और एक कॉपी जो होगी वो डिविजनल हेड के पास भी जाएगी, यानी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की रिपोर्ट की एक कॉपी डिविजनल हेड के पास जाती है। क्यों, क्योंकि भाई डिविजनल हेड कौन होता है, डिविजनल हेड ये डिवीजन हो गया, डिवीजन के अंदर ब्रांचेस हो गए और ब्रांचेस के अंदर सेक्शन हो गए। अब सेक्शन का इंस्पेक्शन हुआ है तो वो डिवीजन के अंडर भी तो आता है, तो डिविजनल हेड को भी तो पता चलना चाहिए कि सेक्शन की इंस्पेक्शन की क्या रिपोर्ट आई है। और फिर जिस सेक्शन का इंस्पेक्शन हुआ है वो सेक्शन उस रिपोर्ट को लेके, उस रिपोर्ट के ऊपर जितने भी डिफेक्ट्स पॉइंट आउट किए गए हैं उसकी एक कंप्लायंस रिपोर्ट किसको देंगे, उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट अपने सीनियर ऑफिसर को 15 दिन के अंदर देंगे, और एक कॉपी डिविजनल हेड को तब भी जाएगी। यानी जो इंस्पेक्शन हुआ, रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन ये भी जाएगी, और उसके बाद कंप्लायंस ऑन इंस्पेक्शन ये भी डिविजनल हेड के पास जाएगा, इन दोनों की कॉपी। ठीक है, आगे आ जाते हैं डिविजनल हेड। द इंस्पेक्शन एज प्रोवाइडेड अबव शुड बी सप्लीमेंटेड बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शन। ठीक है, जो इस इंस्पेक्शन की बात हो रही है उसके अलावा भी कुछ पीरियोडिक इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए यूएस को या फिर डायरेक्टर को या फिर जेएस को, जो भी उनके अंडर सेक्शंस है।
ठीक है। तो ये तो जनरल सी बात हो गई कि जो भी यूएस है या फिर कोई डायरेक्टर है या फिर जेएस है, उनके अंदर जितने भी सेक्शन है उनको पीरियोडिक इंस्पेक्शन खुद से भी कर लेना चाहिए कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हो गया डिविजनल हेड। अब करते हैं रिवाइज। तो क्या क्या फंक्शन पढ़े हमने डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी के। सबसे पहला के कि वो डिविजनल हेड होते हैं। नेक्स्ट, ही एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट, कि अगर मिनिस्टर इंचार्ज को केस सबमिट करना है तो वो किस लेवल पे इनिशिएट होगा, वो डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल पे इनिशिएट होगा। क्यों? क्योंकि जो लेवल ऑफ सबमिशन है, जो चैनल ऑफ सबमिशन है, वो 4 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगर एक्स एमपी के किसी रेफरेंस में रिप्लाई जाता है और अगर वो रेफरेंस मिनिस्टर या सेक्रेटरी को एड्रेस्ड है तो सेक्रेटरी के अप्रूवल से वो रिप्लाई कौन भेज सकता है, वो डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल से जा सकता है रिप्लाई। नेक्स्ट देखो, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस। हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, हर स्टेट, हर यूटी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस एक डेजिग्नेट करेंगे और वो डेजिग्नेशन मतलब ये जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस है वो कम से कम किस लेवल का होगा, वो डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल का होगा कम से कम। नेक्स्ट देखो, हमने इंस्पेक्शन की बात की थी और उसके अंदर हमने डीएस सर्च करके नहीं देखा था, स्टिल मैं आपको बता देती हूँ, एक ही फंक्शन है बस उसके अंदर एक्स्ट्रा, और वो यही है जो मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है। सेक्शन या फिर डेस्क का इंस्पेक्शन अगर होना है तो ऑफकोर्स जो उनकी लाइन में जो डीएस होंगे वो तो नहीं करेंगे, तो किसी और हायरार्की के डीएस किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन या डेस्क का इंस्पेक्शन करेंगे और उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट और उसकी जो कंप्लायंस रिपोर्ट है जो कि सेक्शन बनाएगा वो भी सबमिट होगी किसको, डिविजनल हेड को। ठीक है, तो ये फंक्शन है डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के। अब आ जाते हैं जेएस ऑब्लिक डायरेक्टर। ये भी कई जगह पर लिखा हुआ था, वो याद आ जाएगा जब मैं आगे की स्लाइड दिखाऊंगी आपको कि पर्सनल सेक्शन, इनका पर्सनल सेक्शन जेएस या फिर डायरेक्टर का पर्सनल सेक्शन कौन सा रजिस्टर मेंटेन करेंगे। एक तो वीआईपी रजिस्टर, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला, और दूसरा कोर्ट केस का रजिस्टर। ठीक है, और जगह पर कहां पर लिखा था ये कि जो सेक्शन भी इस रजिस्टर को मेंटेन करेगा तो वो जो सेक्शन है वो किसको सबमिट करेंगे, ये रजिस्टर अपने हायर ऑफिसर को सबमिट करेंगे वैसे तो, और वो हायर ऑफिसर यानी कि जो यूएस होगा, ठीक है, जो हायर ऑफिसर यूएस होगा, सबमिट सच रजिस्टर टू हायर ऑफिसर यानी कि यूएस, और फिर यूएस या फिर डीएस उसके ऊपर रिमार्क लिख के उसको आगे भेजेंगे। ठीक है, उसके ऊपर रिमार्क्स लिख के फिर उसको किसको सबमिट, फाइनली किसको सबमिट होना है, फाइनली वो जेएस या फिर डायरेक्टर के पास सबमिट होगा, जो कि अपने पर्सनल सेक्शन वाले रजिस्टर से उसको रिकनसाइल करके वापस कर देंगे सेक्शन को। ठीक है, ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ ये जो सेक्शन है वो अपना वो रजिस्टर आगे सबमिट करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं अंडर सेक्रेटरी के क्या क्या फंक्शंस दे रखे हैं एमओपी के अंदर। तो सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा है अंडर सेक्रेटरी, वो है कि अंडर सेक्रेटरी इज अ ब्रांच ऑफिसर। ठीक है, एक डिवीजन का हेड तो हमने बताया, डिवीजन हेड कौन होता है, डिप्टी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर। ठीक है, वैसे यहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर भी लिखा है, इसको भी कहीं पर नोट कर लेना कि ये भी अलग से लिखा हुआ है कि हु इज अ ज्वाइंट डायरेक्टर। ज्वाइंट डायरेक्टर में ऑल्सो भी कॉल्ड डिवीजन हेड। और डिवीजन के अंडर होते हैं ब्रांचेस, और ब्रांचेस का ऑफिसर जो होता है वो होता है अंडर सेक्रेटरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डेस्क ऑफिसर सिस्टम की बात कर रहे हैं। डेस्क ऑफिसर सिस्टम, इन दिस सिस्टम डिपार्टमेंट का जो काम है वो लोएस्ट लेवल, वैसे तो सेक्शन होता है, ये देखो यहाँ पर सेक्शन या फिर डेस्क जो होता है इट इज़ द लोएस्ट यूनिट इन द डिपार्टमेंट। तो अगर सेक्शन नहीं है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, वहाँ पे डेस्क सिस्टम है, डेस्क ऑफिसर सिस्टम है, तो क्या होगा, जो डिपार्टमेंट है उसका काम लोएस्ट लेवल पर फंक्शनल डेस्क में बांटा जाएगा। ठीक है, उस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और फंक्शनल डेस्क पर हो गए ईच मैन बाय 2 डेस्क फंक्शनरीज। और जो डेस्क फंक्शनरीज हैं वो डेस्क फंक्शनरीज जो होते हैं वो सेक्शन ऑफिसर या फिर अंडर सेक्रेटरी भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, अंडर सेक्रेटरी इज इन चार्ज ऑफ अ ब्रांच इन द मिनिस्ट्री, और उस ब्रांच के अंदर एक या एक से ज़्यादा सेक्शंस भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा आगे देखो, यहाँ पे पहले ब्रांच ऑफिसर को जितने वो भी केसेस डिस्पोज करते हैं। दूसरा, ही टेक्स द ऑर्डर ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी, भाई हर कोई ऑफिसर अपने से हायर ऑफिसर का ही ऑर्डर्स लेता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ही इज
इंटर आलिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एड्स टू टूल ऑफ प्रोसेसिंग एज टूल्स ऑफ मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज मैनेजमेंट। मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज मैनेजमेंट के लिए जो भी टूल्स हैं, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कौन से टूल्स की बात कर रहे हैं? जैसे स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट बनानी है तो वो कौन अप्रूव करेंगे? भाई वो अंडर सेक्रेटरी अपने लेवल पे देख लेंगे कि हाँ भाई ये ठीक है। या फिर कोई भी इस तरीके के टूल या कोई भी इस तरीके का क्रिएटिव आइडिया जिससे कि सेक्शन का काम जल्दी होता हो, उस तरीके की चीज़ों को डेवलप करने के लिए ही इज इंटर आलिया रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे डेस्क ऑफिसर। अभी मैंने ऊपर बताया कि जो डेस्क फंक्शनरी है तो वो कौन हो सकता है? वो अंडर सेक्रेटरी या फिर सेक्शन ऑफिसर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं कि डेस्क ऑफिसर कैन ऑल्सो साइन ऑर्डर्स, फाइनेंशियल सेक्शंस एंड अफर्म एफिडेविट्स इन कोर्ट्स। तो डेस्क ऑफिसर के पास ये सारे भी होते हैं। जैसे कि अंडर सेक्रेटरी जो होते हैं वो जनरली ड्राफ्ट पर अंडर सेक्रेटरी ही साइन करते हैं। तो अब क्योंकि डेस्क ऑफिसर है और डेस्क ऑफिसर अगर अंडर सेक्रेटरी है, सीनियर सेक्शन ऑफिसर है, इफ़ ही इज़ वर्किंग एज अ डेस्क ऑफिसर, तो डेस्क ऑफिसर जो है वो खुद भी ऑर्डर साइन कर सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्शंस को साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो एलोकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड रिसीट्स, जिसको कि 2 दिन के अंदर करना होता है। तो वो एलोकेशन जो है वो डिस्प्यूटेड रिसीट्स का किस लेवल का ऑफिसर कर सकते हैं? वो अंडर सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर करेगा। ठीक है, जिनको कि इस तरीके से डेजिग्नेट किया जाएगा कि आप डिस्प्यूटेड रिसीट्स को एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो जो अंडर सेक्रेटरी है उस लेवल के ऑफिसर को ये काम दिया जाता है, एलोकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड रिसीट्स। नेक्स्ट देखते हैं। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइल्स एंड अदर पेपर्स मार्क्ड बाय अंडर सेक्रेटरी टू अदर ऑफिसर्स विल बी रूटेड थ्रू। अच्छा, ये कह सकते हैं इसके अंदर कि सपोज कुछ पेपर्स हैं, डाक में पेपर्स आए अंडर सेक्रेटरी के पास, और अंडर सेक्रेटरी जो है वो उनको आगे दूसरे ऑफिसर्स को मार्क करना चाह रहे हैं, है ना, कि वो उनसे रिलेटेड नहीं लग रहा है या फिर किसी के इनपुट्स लेने हैं, तो वो डायरेक्टली अदर ऑफिसर को ना देके द सेम विल बी रूटेड थ्रू द सेक्शन, ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई ये वाला पेपर जो है हम दूसरे ऑफिसर के पास भेज रहे हैं, तो वो चीज़ वो नोट कर लेंगे कि भाई उसका मूवमेंट नोट कर लेंगे, उनका सेक्शन जो है वो मूवमेंट नोट कर लेगा, तो इसलिए ये डायरेक्टली ना देके सेक्शन के थ्रू रूट करेंगे उसको। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर वो कोई फाइल पर्सनली भी हैंड ओवर करते हैं दूसरे ऑफिसर्स को, तो वो भी सेक्शन ऑफिसर को तब भी इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो इन फाइल की मूवमेंट को मार्क कर लें फाइल मूवमेंट रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो अंडर सेक्रेटरी अगर कोई भी पेपर या फिर कोई भी फाइल किसी दूसरे ऑफिसर को देते हैं तो वो सेक्शन के थ्रू रूट होगा ताकि मूवमेंट नोट हो पाए। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने पढ़ा था कि इंटर डिपार्टमेंटल जो रेफरेंसेस हैं, अगर हम किसी के लिए कंकरेंस के लिए फाइल भेज रहे हैं तो वो जेएस के अप्रूवल से जाएगी, कम से कम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में किसी फाइल का किसी भी मैटर का कंकरेंस या फिर कोई एडवाइस सीख कर रहे हैं या कुछ भी इस तरीके का इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंस ले रहे हैं, तो वो अप्रूवल तो चाहिए उसमें जेएस का, लेकिन जो आईडी नोट है उस आईडी नोट पे साइन किस लेवल के ऑफिसर के होंगे? उस आईडी नोट पर कम से कम यूएस लेवल के ऑफिसर के साइन होंगे। नेक्स्ट देखो, शेडो फाइल होती है, सपोज किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आया है कोई रेफरेंस, ठीक है, और कोई केस आया है और उसको उसके ऊपर डिसाइड करना है, तो उस केस को, ये दूसरे डिपार्टमेंट की फाइल है, सपोज ए डिपार्टमेंट की फाइल ये है और आपका डिपार्टमेंट है बी, तो ए डिपार्टमेंट की फाइल आपके पास आई है और उसके अंदर आपको लगता है कि भाई केस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए काफ़ी सारी नोटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, कई जगह से अप्रूवल लेना पड़ेगा या फिर कुछ भी इस तरीके की चीज़। तो क्या करोगे, उस फाइल की एक फोटोकॉपी बना के अपनी फाइल एक बना लोगे, अपने डिपार्टमेंट की फाइल, उस फाइल को नहीं मूव करेंगे कि अगर सपोज किसी दूसरे डिवीजन के कमेंट्स भी लेने हैं, तो रादर देन मूविंग दैट फाइल विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट, हम क्या करेंगे, उस फाइल की कॉपी बना लेंगे और उस कॉपी के अंदर उसके अंदर जो रेलेवेंट कॉपीज़ हैं वही लेंगे और अपनी एक फ़ाइल बना लेंगे, फिर अपनी फ़ाइल मूव करेंगे। अब फिर ये फ़ाइल सपोज़ किसी तीसरे सेक्शन में जानी है, वहाँ से कमेंट्स के लिए, या फिर उस पर कोई डिसीज़न हुआ, कुछ डिस्कशन हुआ फाइल के ऊपर, वो सब उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, बट फाइनली डिस्कशन वगैरह करने के बाद फिर उसके ऊपर डिसीज़न हो गया। तो जब डिसीज़न हो गया तो ये जो डिसीज़न है ये हम कन्वे करेंगे इस डिपार्टमेंट की फ़ाइल के अंदर और ये डिपार्टमेंट की फ़ाइल हम वापस कर देंगे इसी डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो ये जो डिसीजन कन्वे करने का काम है, द डिसीजन और ऑब्जर्वेशन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल देन बी रिकॉर्डेड ऑन द फाइल ऑफ द अदर डिपार्टमेंट एट द लेवल ऑफ अंडर सेक्रेटरी। ये जो डिसीजन को दूसरे डिपार्टमेंट को कन्वे करने का काम है, ये डिसीजन दूसरे डिपार्टमेंट की फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड करने का काम है,
वो काम कौन करेगा, किस लेवल का ऑफिसर करेगा, वो यूएस लेवल के ऑफिसर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ये हमने पढ़ा था कि भाई अगर एमपी की तरफ से कोई लेटर आ रहा है ना, अगर देखो कम्युनिकेशन एमपी को आ रहा है और सॉरी कम्युनिकेशन मिनिस्टर को आ रहा है और वो एमपी ने भेजा है और मिनिस्टर को एड्रेस हो रखा है, तो मिनिस्टर जहाँ तक हो सके वो मिनिस्टर ही उसको रिप्लाई करेगा, है ना। और कुछ अदर केसेस में सेक्रेटरी भी कर सकते हैं कम से कम। लेकिन अगर कोई कम्युनिकेशन कहीं और से आया है कि हेड ऑफ अटैच्ड ऑफिस से या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिवीजन, ब्रांच इंचार्ज, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, वट, ठीक है, तो ये जिनको भी लेटर आएगा वो खुद ही रिप्लाई करें उसको। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इट शुड बी रिप्लाइड बाय द एड्रेसी हिमसेल्फ। कहने का मतलब बस इतना है कि भाई लेटर जिसके नाम से आ रहा है, ठीक है, हाउएवर कम्युनिकेशन इज एड्रेस्ड, लेटर जिसके नाम से आ रहा है वो खुद उसको रिप्लाई करे, होना तो ये चाहिए। लेकिन अगर कोई पॉलिसी मैटर है, ठीक है, जिसमें कि प्रायर कंसल्टेशन चाहिए किसी हायर अथॉरिटीज़ की रिप्लाई करने से पहले, तो अगर ये खुद नहीं रिप्लाई कर पा रहे हैं तो अंडर सेक्रेटरी भी उनको रिप्लाई कर सकते हैं पोलाइट लेटर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हमने पढ़ा था कि एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर किसी मिनिस्टर को कोई लेटर एड्रेस करते हैं तो कौन उसका रिप्लाई देगा, उसका रिप्लाई देंगे डिविजनल हेड विद द अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी। ठीक है, लेकिन अगर एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह किसी और ने लेटर को एड्रेस करा है मिनिस्टर को, ठीक है, ही इज़ नॉट एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज़ नॉट करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या वो है कोई लोअर लेवल ऑफिसर, उनसे अगर लोअर लेवल का ऑफिसर है, ठीक है, तो क्या होगा, रिप्लाई कुड बी सेंड बाय द ऑफिसर ऑन हिज ओन इन नॉन पॉलिसी केसेस। वही बात है, अगर सपोज किसी लोअर लेवल के ऑफिसर का आ रहा है लेटर, जैसे सेक्रेटरी हो गई, ठीक है, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नीचे अगर सपोज सेक्रेटरी या फिर सपोज जेएस लेवल के ऑफिसर का लेटर आ रहा है, तो अगर हो सके तो नॉन पॉलिसी केसेस के अंदर जो है वो जेएस खुद ही दे दें उसको रिप्लाई, लेकिन कम से कम अंडर सेक्रेटरी के लेवल से रिप्लाई तो जाना ही चाहिए। अगर वो खुद दे दो तो बहुत अच्छी बात है, बट अंडर सेक्रेटरी भी उनका पोलाइट लेटर की फॉर्म में रिप्लाई दे सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो सारे ड्राफ्ट्स हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो भी डीएफए हैं, देखो जितने भी डीएफए है ये ओएम वगैरह, ओएम हो गया, इंडोर्समेंट हो गई, नोटिफिकेशन है, ये ऑर्डर हो गया, है ना, तो ये जितने भी हैं, सॉरी नॉट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में अंडर सेक्रेटरी के नहीं साइन होते, तो ये जितने भी है जब फाइनल डिसीजन हो जाए फाइल के ऊपर, तो जो कम्युनिकेशन होगा, तो कम्युनिकेशन पे जिसका साइन होगा वो कम से कम अंडर सेक्रेटरी के लेवल के साइन होगा। ये तो पता ही है वैसे भी कि अंडर सेक्रेटरी ही सारे ओएम ऑर्डर्स वगैरह पे साइन करते हैं, हेड ऑफ ऑफिस होते हैं वो। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। ये समझो, अब यहाँ पे लिखा है ये अंडर सेक्रेटरी की रैंक नहीं, ये लिखा है अंडर सेक्रेटरी के अबव द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, यहाँ पे मैं चीज़ बता दूँ तुमको, ऑथेंटिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, ऑल द ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये पता होगा कि सपोज कोई किसी बंदे ने एचबीए लिया है, ठीक है, एचबीए लेने के बाद एक मॉर्गेज डीड करानी होती है, मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट करानी होती है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अब तो भाई मॉर्गेज डीड पे प्रेसिडेंट तो साइन नहीं करेंगे, तो कम से कम उस डीड को, उस इंस्ट्रूमेंट को कौन एग्जीक्यूट करेगा, कौन उसके ऊपर साइन करेगा, तो साइंड बाय एन ऑफिसर हैविंग रेगुलर और एक्स ऑफिशियो सेक्रेटेरिएट स्टेटस ऑफ एंड अबव द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, तो अंडर सेक्रेटरी से अबव रैंक का जो ऑफिसर है वो उस डीड को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब एग्जीक्यूट तो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होगी बट साइन किसके होंगे वो ये बता रहे हैं। ठीक है, अबव द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी। नेक्स्ट आ जाओ, ये तो हम कर चुके कई बार कि भाई जो वीआईपी वाला रजिस्टर है, तो वीआईपी रजिस्टर हर महीने की फर्स्ट डेट को सेक्शन जो है वो अंडर सेक्रेटरी को सबमिट करेगा और अंडर सेक्रेटरी उसकी रिपोर्ट पर अपने रिमार्क्स लिखेंगे और वो फिर उसको आगे सबमिट करेंगे डायरेक्टर या फिर जॉइंट सेक्रेटरी को। सिमिलर कोर्ट केस वाला जो रजिस्टर है वो 2 बार जाएगा
और वो सबमिट किनको होगा, वो अंडर सेक्रेटरी को सबमिट होगा सेक्शन के थ्रू, और फिर अंडर सेक्रेटरी अपने रिमार्क्स लिख के उसको आगे भेजेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था, ये भी हम एक बार कर चुके हैं आई गेस, कि अगर सपोज कोई मीटिंग हो रही है और उसके अंदर कॉन्फिडेंशियल पेपर्स को कैरी करना है, तो कॉन्फिडेंशियल पेपर को कैरी करने की जो अथॉरिटी है वो कम से कम सेक्शन लेवल सेक्शन ऑफिसर होगा या फिर डेस्क ऑफिसर होगा। लेकिन अगर सीक्रेट पेपर है, ठीक है, तो जो सीक्रेट पेपर है उसको कौन कैरी कर सकता है, उसको अंडर सेक्रेटरी कैरी कर सकते हैं, लेकिन कैसे, विद द रिटन ऑथराइजेशन ऑफ कम से कम जेएस। तो जेएस जो है वो ऑथराइज करेंगे कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर अंडर सेक्रेटरी को ऑथराइज कर देता हूँ ताकि वो सीक्रेट पेपर्स को मीटिंग में कैरी कर सकें। तो कौन से लेवल का ऑफिसर सीक्रेट पेपर्स कैरी कर सकता है, अंडर सेक्रेटरी, बट विद द रिटन ऑथराइजेशन ऑफ जेएस। और ये हुआ लास्ट, इसके अंदर तो हम ये कर ही चुके हैं कि जो ब्रांच ऑफिसर है वो ही अंडर सेक्रेटरी होते हैं, यानी अंडर सेक्रेटरी इज अ ब्रांच ऑफिसर एक्चुअली। डन। रिवाइज कर लेते हैं, अंडर सेक्रेटरी के बारे में हमने पढ़ा है क्या। फर्स्ट थिंग, इज अ ब्रांच ऑफिसर। सेकेंड थिंग, ही फंक्शंस एज अ डेस्क फंक्शनरी, या तो अंडर सेक्रेटरी हो या कोई सीनियर एसओ हो। ही इज इंटरनली रिस्पॉन्सिबल, ये मैंने बताया कि भाई नॉलेज मैनेजमेंट के लिए टूल्स की डेवलपमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट यानी अपने सेक्शन के अंदर नॉलेज मैनेजमेंट या फिर किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट के लिए अगर कोई टूल्स या फिर कोई भी टूल्स अगर डेवलप करने हैं तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, अंडर सेक्रेटरी। नेक्स्ट, डिस्प्यूटेड रिसीट्स की एलोकेशन के लिए मिनिमम अंडर सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर। और डिस्प्यूटेड रिसीट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर नॉर्मल रिसीट है विदाउट एनी अर्जेंसी ग्रेडिंग तो 2 डेज के अंदर वो रिसीट को रिजॉल्व करना है कि किसको जाएगी, और अगर उस पर अर्जेंसी ग्रेडिंग लिखी है तो हाफ डे में। ये तो हम कर चुके हैं। देन साइंस द इंटर डिपार्टमेंटल नोट, ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल नोट पे अप्रूवल किसका होगा, जेएस का, इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंसेस पे, और लेकिन नोट पे साइन कौन करेगा, यूएस। शैडो फाइल अगर बनाई गई है, शैडो फाइल वही फाइल की अगर सपोज किसी दूसरे डिपार्टमेंट से फाइल हमारे पास आई है और हम उसकी फाइल उस फाइल को पे ना प्रोसेस करके हम अपनी फाइल पे उस केस को प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो हम उस फाइल की एक शैडो फाइल बना लेंगे। जो दूसरे डिपार्टमेंट से फाइल आई है हमारे पास, जो दूसरे डिपार्टमेंट से फाइल हमारे पास आई है, उस फाइल की, डिपार्टमेंट ए की फाइल की हम कॉपी करके उसके रेलेवेंट पेपर्स को कॉपी करके अपनी फाइल में लगा लेंगे। तो ये जो फाइल है ये शैडो फाइल हो जाएगी, ठीक है। और इस शैडो फाइल के ऊपर जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन को कन्वे करना है पहले डिपार्टमेंट को, तो वो कौन कन्वे करेगा, वो कौन उस पर रिकॉर्ड करेगा, पहले वाले डिपार्टमेंट की फाइल पर कौन रिकॉर्ड करेगा, कम से कम अंडर सेक्रेटरी। नेक्स्ट देखो, अगर एक्सएमपी का लेटर आया है और वो लेटर मिनिस्ट्री या सेक्रेटरी से नीचे किसी लेवल के ऑफिसर को एड्रेस्ड है, तो अंडर सेक्रेटरी उस पर रिप्लाई कर सकते हैं इन अ पोलाइट मैनर। नेक्स्ट, अंडर सेक्रेटरी क्या फिर कम्युनिकेशंस के ऊपर साइन करते हैं। नेक्स्ट है वीआईपी रजिस्टर या कोर्ट केस के रजिस्टर को सबमिट करते हैं वो जेएस या फिर डायरेक्टर को। और नेक्स्ट है कि स्पेशल सर्कमस्टांस के अंदर वो सीक्रेट पेपर और फाइल कैरी कर सकते हैं इन अ मीटिंग, ठीक है, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांस विद रिटन ऑथराइजेशन ऑफ जेएस, ठीक है। और ये जो वीआईपी रजिस्टर है हम कई बार पढ़ चुके हैं कि वीआईपी रजिस्टर जो है वो 1st ऑफ एवरी मंथ, और कोर्ट केस रजिस्टर 1st एंड 15th ऑफ एवरी मंथ। नेक्स्ट है आपका सेक्शन ऑफिसर, और सेक्शन ऑफिसर का हम पीपीटी से करेंगे एमओपी की जगह। और मैंने एमओपी के अंदर जितने भी जगह पे सेक्शन ऑफिसर आया हुआ है उसका सारा कंपाइल करके मैंने एक जगह पे लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने डेस्क फंक्शनरी देखा कि डेस्क फंक्शनरी जो है वो एसओ भी हो सकते हैं और वो यूएस भी हो सकते हैं। देन हु इज द सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर इज द इंचार्ज ऑफ द सेक्शन। ऑन व्हाट इज द सेक्शन, सेक्शन इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेक्शन ऑफिसर अप्रूव द सुटेबल टाइटल ऑफ द फाइल। इसको लॉजिकली इन्फर कर लेना कि भाई जितने भी सेक्शन ऑफिसर के काम है वो सब सेक्शन लेवल वाले ही होंगे, है ना, क्योंकि फाइल जो है वो सेक्शन में इनिशिएट होती है, और सेक्शन में इनिशिएट हो गई फाइल का टाइटल बन जाएगा कि भाई ये फाइल का ये टाइटल है, ठीक। तो फाइल का टाइटल बनाने के लिए तो फाइल ऊपर भेजने की कोई जरूरत है नहीं कि किसी ऊपर वाले बंदे से अप्रूवल ली जाए, तो इसलिए दिस इज द वर्क ऑफ सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर विल अप्रूव द सुटेबल टाइटल ऑफ द फाइल। नेक्स्ट मैंने बताया था कुछ नो नोटिंग केसेस होते हैं कि सपोज रिसीट के ऊपर ही कुछ डेटा है, तो छोटा सा डेटा है, तो रिसीट के ऊपर ही यहीं पे डेटा को रिकॉर्ड करके भेज दिया आगे, तो कोई नोटिंग तो हुई नहीं। ऐसे भी होते हैं कि कई बार कोई रिसीट है उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं है,
कि भाई बस इंफॉर्मेशन के लिए था, नीचे लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को जा रहा है, ये इस पर्टिकुलर यूएस को जा रहा है फॉर इन्फॉर्मेशन। तो जब फॉर इन्फॉर्मेशन आया है तो जरूरी नहीं है वो रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है, तो वो नॉन नोटिंग केसेस होते हैं। तो हु विल जस्टिफाई दिस? सेक्शन ऑफिसर विल रिकॉर्ड द रीजंस, ठीक है, क्योंकि नोटिंग कहाँ से शुरू होती है? नोटिंग सेक्शन से शुरू होती है, और सेक्शन से जब शुरू ही नहीं होनी नोटिंग, तो क्यों नहीं शुरू होनी? तो ये सेक्शन ऑफिसर ही तो बताए कि भाई क्यों नोटिंग नहीं होनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट को डेवलप करना किसका काम है? एसओ का काम है, विद द हेल्प ऑफ डीलिंग ऑफिसर्स। हाउएवर वो स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट को आगे अप्रूवल करवाना पड़ेगा कि भाई ये वाली स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट है, तो अपने हायर ऑफिसर से वो अप्रूव कराएंगे, ठीक है। बट डेवलप कौन करेगा? डेवलप एसओ करेगा। नेक्स्ट, प्योरली रूटीन कम्युनिकेशन, यानी डेली डेली जाने वाले जो कम्युनिकेशंस है, कुछ चीज फॉरवर्ड करनी है, ओनली फॉरवर्ड, ठीक है, बार बार कुछ चीज आ रही है आपके पास और यू आर जस्ट फॉरवर्डिंग दैट, तो ये प्योरली रूटीन नेचर के कम्युनिकेशन हो गए, तो सेक्शन ऑफिसर कैन साइन दोज प्योरली रूटीन कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट देखो, ड्राफ्ट के ऊपर इंस्ट्रक्शन देना है कि वो ड्राफ्ट जब वो रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगा, स्पीड पोस्ट से जाएगा, बाय हैंड जाएगा, ठीक है, किसी इंश्योर्ड कवर में जाएगा, जब फाइल अप्रूव होकर आ गई, ठीक है, और ड्राफ्ट साइन होकर आ गया, सपोज यूएस के लेवल से ड्राफ्ट जो है वो साइन होकर आ गया, अब वो ड्राफ्ट जो है वो जाएगा कैसे? सेक्शन से जाना है ना। अब ड्राफ्ट ड्राफ्ट जो है वो सेक्शन से ही डिस्पैच होता है, सेक्शन से ही बनता है ना। तो सेक्शन ऑफिसर का काम है कि उस ड्राफ्ट के ऊपर स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर बाय हैंड, या फिर इंश्योर्ड कवर, जो भी है, ठीक है, जिस भी तरीके से वो ड्राफ्ट को भिजवाना है, वो उसकी इंस्ट्रक्शन कौन देगा? वो एसओ देगा, क्योंकि सेक्शन लेवल का काम हुआ ना। नेक्स्ट आ जाओ, अर्जेंसी ग्रेडिंग टू बी मार्क्ड बाय या फिर अंडर द ऑर्डर्स ऑफ सेक्शन ऑफिसर। अगेन यहीं पे अर्जेंसी ग्रेडिंग होती है, तो भाई किसी ड्राफ्ट के ऊपर अर्जेंसी ग्रेडिंग लगानी है अगर, तो सेक्शन ऑफिसर विल डू दिस। नेक्स्ट, जो सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर होता है, ये हमने टाइमलाइन के अंदर भी करा था कि सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर को कितने टाइम के अंदर रिव्यू करना है, कितने टाइम के अंदर स्क्रूटिनाइज करना है कि भाई कोई ड्राफ्ट रह तो नहीं गया डिस्पैच होने से। तो वंस अ वीक सेक्शन ऑफिसर विल स्क्रूटिनाइज द सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर। नेक्स्ट देखो, जितनी भी रिकॉर्ड क्रिएटिंग एजेंसीज हैं उसके अंदर डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर किस लेवल का होगा? ठीक है, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर विल बी ऑफ द लेवल ऑफ एसओ। नेक्स्ट देखो, जो सेक्शन है वो स्टैंडिंग गार्ड फाइल मेंटेन करे। भाई इस गार्ड फाइल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, ओएम, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकते हैं कि भाई ये डिसीजन हुए, ताकि बार बार फाइलें ना खोल के देखनी पड़े। तो सेक्शन ऑफिसर क्या करेगा कि भाई सेक्शन ऑफिसर उन स्टैंडिंग गार्ड फाइल की एक लिस्ट बना के रख लेगा अपने पास, ठीक है, दो स्टैंडिंग फाइल्स विच आर मेंटेन्ड बाय सेक्शन। तो सेक्शन लेवल का ही काम है ये भी। देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ प्रेसिडेंट बुक। भाई अलग अलग तरीके के केसेस आते हैं, तो एक प्रेसिडेंट बुक बनती है कि भाई इस केस के अंदर ये डिसीजन लिया गया है, तो दिस बिकम्स अ प्रेसिडेंस। तो जो प्रेसिडेंस बुक है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है कि कोई केस था, उस केस के ऊपर कुछ डिसीजन हुआ, और वो आज तक ऐसा केस कभी हुआ ही नहीं, तो यूनिक केस था वो एक, ठीक है, यूनिक केस था, किसी चीज के रिलैक्सेशन का केस था, आज तक जिसको भी रिलैक्सेशन कभी नहीं दी गई, तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाती है ये चीजें, कि उसको रिलैक्सेशन किन ग्राउंड्स पर दी गई। तो आगे के लिए अगर सेम ग्राउंड का बंदा आएगा तो उसके लिए इतने सारे अप्रूवल्स की जरूरत ना लेके हम प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं कि भाई प्रेसिडेंट में भी हमने ऐसा किया था पिछले केस में भी, और सेम ग्राउंड पे ये बंदा भी रिलैक्सेशन मांग रहा है, तो वी कैन एटलीस्ट कंसिडर दैट, ठीक है। तो प्रेसिडेंस बुक को मेंटेन करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सेक्शन ऑफिसर का काम है कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी फंक्शनरी को अलॉट करें, ठीक है, और मतलब सेक्शन के अंदर जो भी उनके अंडर स्टाफ होगा, एएसओ होंगे या फिर एसएसए है, या फिर कोई भी स्टाफ है उनके अंडर, कोई भी स्टाफ हो सकता है, तो वो उनमें से किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे कि भाई आप मेंटेन करोगे प्रेसिडेंट बुक, तो उनके वर्क एलोकेशन में वो स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे इसको कि हाँ भाई इस एएसओ का जो वर्क एलोकेशन है उसके अंदर एक टास्क ये भी है कि वो प्रेसिडेंट बुक मेंटेन करेगा, ठीक। नेक्स्ट, जो पार्लियामेंट्री एश्योरेंस रजिस्टर है उसको हर हफ्ते स्क्रूटिनाइज करना है कि ऐसा तो नहीं कि कोई पार्लियामेंट्री एश्योरेंस हमसे मिस हो रहा है, या फिर पार्लियामेंट्री एश्योरेंस किसी पर्टिकुलर टाइम तक के लिए था और उस पर्टिकुलर टाइम तक वो हम नहीं दे कर पा रहे उसको पूरा, तो वो हर हफ्ते उस एश्योरेंस रजिस्टर को स्क्रूटिनाइज करेंगे और उसको सबमिट करेंगे ब्रांच ऑफिसर को एवरी फोर्टनाइट। तो ये हमने टाइमलाइन वाली वीडियो के अंदर भी करा था, और ये काम किसका होगा? ये काम है सेक्शन ऑफिसर का। नेक्स्ट,
मैंने बताया था कि हर साल के कमेंसमेंट पर चेकलिस्ट बनाई जाए पीरियोडिकल रिपोर्ट्स की, कि भाई कौन सी रिपोर्ट्स किस फ्रीक्वेंसी से जानी है। कोई वीकली रिपोर्ट हो सकती है, कोई मंथली रिपोर्ट हो सकती है, कोई ईयरली रिपोर्ट हो सकती है। तो उनकी एक चेकलिस्ट बनाई जाए कि भाई इस चेकलिस्ट के अंदर वीकली रिपोर्ट जो है, मंथली रिपोर्ट जो है, और ईयरली रिपोर्ट जो भी है, जिस भी तरीके की वो चेकलिस्ट हो, और उसको मंथ वाइज हमने बांट लिया, या किसी भी तरीके से जब वीक लिया तो वीक वाइज बांट लिया। तो एक ऐसी चेकलिस्ट बनाई जाए कि हाँ भाई ये वाली जो रिपोर्ट है वो जानी है, ये वाली रिपोर्ट है। तो इस तरीके की जो चेकलिस्ट है वो कौन अप्रूव करेगा? वो अप्रूव करेगा सेक्शन ऑफिसर। नेक्स्ट देखो, अब ये जो चेकलिस्ट बन गई और अप्रूव हो गई, और उन चेकलिस्ट के ऊपर अब टिक लगते जाएंगे कि भाई ये वाले मंथ में हो गया पूरा, जनवरी की 4 वीकली रिपोर्ट्स हो गई और 1 मंथली रिपोर्ट भी हो गई जनवरी की, बस इतना ही है। ठीक है, तो सेक्शन ऑफिसर क्या करेगा? ही विल गो थ्रू द चेकलिस्ट वंस अ वीक। हर वीक वो उन चेकलिस्ट को देखेंगे, क्योंकि वीकली रिपोर्ट भी होंगी कोई, तो वंस अ वीक वो उसको चेक कर लेंगे, और वो फिर देखेंगे कि भाई किसी आइटम पे अटेंशन तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट हो गया, जैसे सीक्रेट पेपर्स को कैरी करने का जो सीक्रेट पेपर्स को जो कैरी कर सकते हैं वो है अंडर सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर। तो कॉन्फिडेंशियल पेपर्स को कैरी करने की जो अथॉरिटी है वो एसओ के पास है, कि एसओ कैन कैरी कॉन्फिडेंशियल पेपर्स या कॉन्फिडेंशियल फाइल्स फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडिंग मीटिंग्स आउटसाइड द ऑफिस। ठीक है, बाहर लेके जाना है ऑफिस है तो कम से कम एसओ लेवल का ऑफिसर जो है वो लेके जाएगा कॉन्फिडेंशियल पेपर या फाइल्स। सेक्शन ऑफिसर लिंक ऑफिसर भी हो सकता है। नेक्स्ट, जो इंस्पेक्शन हुआ था, इंस्पेक्शन वाले चैप्टर हमने देखा था इंस्पेक्शन में, कि इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो है वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, और उस रिपोर्ट के अंदर वो डिफेक्ट्स बताएंगे कि भाई इस तरीके से काम हो रहा था और उसको बेटर किया जा सकता है। ठीक है, तो इन डिफेक्ट्स के ऊपर नेसेसरी एक्शन लेना और उसके ऊपर कंप्लायंस रिपोर्ट बनाना कि हम आगे से ऐसे ही करेंगे, या फिर इस तरीके का कुछ भी सोल्यूशन निकालना। उसके ऊपर जो भी कंप्लायंस रिपोर्ट बनेगी वो 15 डेज के अंदर बनेगी, और वो कंप्लायंस रिपोर्ट कौन बनाएगा? वो कंप्लायंस रिपोर्ट बनाएगा एसओ। ठीक है, और 15 डेज के अंदर अंदर वो अपने सीनियर ऑफिसर को सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट, अब मैं ये बता रही हूँ कि जनरल ड्यूटीज ये सेक्शन ऑफिसर का ही है, क्योंकि इतना सारा है सेक्शन ऑफिसर के का जो काम है, और छोटा छोटा काम है। ठीक है, तो मैंने सेक्शन ऑफिसर का जो सारा काम है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये एमओपी का ही पार्ट है, सारा वहीं से उठाया गया है। तो सेक्शन ऑफिसर की कुछ जनरल ड्यूटीज लिखी है। आई डोंट थिंक इस जनरल ड्यूटी के अंदर कोई बहुत ही ऐसी डिफरेंट सी ड्यूटी है जो आपको ना पता हो। वो इंश्योर करेंगे कि ई फाइल सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करेंगे वो अपने स्टाफ के अंदर, स्टाफ को ट्रेन करेंगे, हेल्प करेंगे, एडवाइस करेंगे। कौन करेगा? एसओ। ठीक है, काम का मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन, क्योंकि भाई सेक्शन के अंदर इतना सारा स्टाफ है तो उनको उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सेक्शन के अंदर ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, और अपने स्टाफ की रेजिडेंशियल एड्रेस की लिस्ट को मेंटेन करने का काम एसओ का है। ठीक है, क्योंकि ही हैज टू मेंटेन द सेक्शन। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू डाक। जो डाक आती है, वो डाक में जो रिसीट्स आएंगे सबसे पहले क्या करेंगे? उसके अंदर गो थ्रू करेंगे। फिर वो ऐसी रिसीट देखेंगे कि भाई ये रिसीट जो है वो ब्रांच ऑफिसर के साथ डिस्कस होनी चाहिए, और एट डाक स्टेज ही उनको देख लेनी चाहिए कि भाई हमारे पास ये आ गया है कुछ भी। ठीक है, तो वो ऐसी रिसीट को सबमिट करेंगे ब्रांच ऑफिसर को कि आप देख लो कि ये चीज़ आ गई है। नेक्स्ट, डाक की जो मूवमेंट होती है, तो जो डाक रजिस्टर भी हो गया सेक्शन का, डाक डिस्पैच रजिस्टर होता है, या फिर सेक्शन का फाइल रजिस्टर या जो भी है, उसके ऊपर की वॉच रखेंगे कि भाई जो मूवमेंट ऑफ डाक है वो ठीक से आए, ऐसा ना हो कि कहीं पे कुछ लैग कर रहा है। फिर देखो, सेक्शन रजिस्टर को स्क्रूटनाइज करेंगे वो वंस अ वीक, ये हमने पढ़ा था कि वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है। डाक जो भी आएगी डायरेक्टली अगर एसओ के पास आ रही है तो उसका डिजिटल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और रिसीट की कैटेगरी को रिव्यू करेंगे और उसके ऊपर करेक्ट लेबलिंग करेंगे कि भाई ये जो रिसीट है ये वीआईपी रिसीट मानी जाएगी, ये एमपी का आया हुआ लेटर है, ये कोई आरटीआई है, या फिर ये पब्लिक ग्रीवांस है। तो जब वो रिसीट को देखेंगे तो उसको तभी के तभी मार्क कर देंगे, उसको लेबल कर देंगे कि भाई इस तरीके की रिसीट है। नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू द इशू ऑफ ड्राफ्ट। सपोज ड्राफ्ट बन के गया है सेक्शन से आगे, तो उसके अंदर कुछ करेक्शन होकर आया है, यूएस ने उसके अंदर ड्राफ्ट के अंदर कुछ करेक्शन कर दिए हैं, तो अब किसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी कि सारे करेक्शन जो है वो ड्राफ्ट के अंदर हो गए हों बिफोर इट इज मार्क फॉर इशू। ठीक है, इशू करने से पहले वो चेक करेंगे कि भाई जितने करेक्शन ऊपर से बताए गए थे क्या वो सारे हो गए या नहीं हुए। टू इंडिकेट, फिर वो बताएंगे कि भाई ड्राफ्ट के अंदर अगर सपोज छोटी मोटी कुछ कटिंग है तो वो विल इंडिकेट कि उसकी क्लीन कॉपी चाहिए, तो एसओ विल इंडिकेट। टू इंडिकेट द नंबर ऑफ स्पेयर कॉपीज रिक्वायर्ड, वो चेक करेंगे कि सारे एनक्लोजर है कि नहीं है, उसके ऊपर प्रायोरिटी मार्किंग करेंगे, और
मोड ऑफ डिस्पैच, ये तो हमने ऊपर देखा ही है कि भाई किस तरीके से डिस्पैच होगा, स्पीड पोस्ट होगा, रजिस्टर पोस्ट होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एफिशिएंट एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ वर्क, काम जो है वो तेजी से हो रहा है, टाइम से हो रहा है और एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट रिसीट है उनको नोट करके रखेंगे सेक्शन ऑफिसर, ताकि उसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है उसकी प्रोग्रेस को वॉच कर पाए। जितने भी रिटर्न्स वगैरह हैं उनका टाइमली सबमिशन करना है। डीलिंग ऑफिसर का टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई पेपर मिस हो जाए। वो ये इंश्योर करेंगे कि केसेस जो है वो किसी स्टेज पर अटका हुआ तो नहीं है। और पीरियोडिकल रिटर्न्स, जो भी रिटर्न्स या फिर जो भी रिपोर्ट्स वगैरह जाती है उनको हर वीक मॉनिटर करना है, हर वीक उनकी लिस्ट को गो थ्रू करना है, ताकि अगले वीक जो भी रिटर्न्स भरी जानी है या जो भी रिपोर्ट जाने वाली है उसके ऊपर सुटेबल एक्शन हो पाए। तो ये सब किसका काम है? का काम है। इंडिपेंडेंट डिस्पोजल ऑफ द केसेस, कुछ चीजें जो है वो इंडिपेंडेंटली उसके अंदर एक्शन लेंगे, कि जैसे भाई रिमाइंडर देना है किसी को, ठीक है, और नॉन क्लासिफाइड नेचर की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो कुछ पूछा है किसी ने तो भाई अपने पास से ही उसको दे दो, कोई ये इन्फॉर्मेशन है। एनी अदर एक्शन विच अ सेक्शन ऑफिसर इज ऑथराइज टू टेक इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अगर डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के अंदर ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है कि भाई सेक्शन ऑफिसर इस चीज को इंडिपेंडेंटली करे तो वो करें उसको। फिर है रिकॉर्डिंग और इंडेक्सिंग के अंदर, फाइल की रिकॉर्डिंग और फाइल किस कैटेगरी की है उसको वो अप्रूव करेगा सेक्शन ऑफिसर। वीड आउट करने से पहले रिकॉर्डेड फाइल को रिव्यू कौन करे? वो भी सेक्शन ऑफिसर। टू ऑर्डर एंड सुपरवाइज पीरियोडिक वीडिंग ऑफ अनवांटेड स्पेयर कॉपीज, कई बार किसी ड्राफ्ट की ज्यादा कॉपीज हो जाती हैं या फिर कोई स्पेयर कॉपीज पड़ी होती है किसी चीज की, एक ही रिसीट 3 जगह से आ गई तो 3 हो गए भाई उसकी कॉपीज, तो वो इस चीज को सुपरवाइज करे कि भाई ये चीजें पाइल अप ना होती रहे, वो उन चीजों को डिस्ट्रॉय करते रहे पीरियोडिकली। जितने भी सेक्शन लेवल पे रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं तो उनका प्रॉपर मेंटेनेंस जो है वो किसका काम है? वो सेक्शन ऑफिसर का, उनको स्क्रूटिनाइज करने का काम है। जितने रेफरेंस बुक हो गए, ऑफिस ऑर्डर हो गए, उनका भी प्रॉपर मेंटेनेंस का काम एसओ का है। सेक्शन की नीटनेस और टाइडीनेस का काम। डीलिंग विद इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड केसेस हिमसेल्फ, अगर लगता है कि भाई केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो खुद भी डील सकता है, उनको जरूरी नहीं है कि डीलिंग हैंड से ही कराना है। एंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस की जो भी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है, जो भी चीजें हैं वो उनको स्ट्रिक्ट कंप्लायंस का जो काम है वो एसओ का है। नेक्स्ट देखो, ऑन रिसीविंग द रिसीट्स सेक्शन ऑफिसर क्या करेगा? ठीक है, ये भी सेक्शन ऑफिसर के ही ड्यूटीज के अंदर कहीं दूसरी जगह पर लिखा हुआ है एमओपी में, तो उसको मैंने यहाँ से पेस्ट किया है। तो सेक्शन ऑफिसर विल गो थ्रू द रिसीट, भाई रिसीट आएगी तो वो रिसीट को गो थ्रू तो करेंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि मिस सेंड रिसीट है तो वो सीधा दूसरे सेक्शन को दे देंगे कि भाई हमारी रिसीट नहीं, आप रखो इसको। ठीक, नेक्स्ट, ऐसी रिसीट्स को सेपरेट करेंगे, अभी हमने देखा ही कि भाई ऐसी रिसीट को सेपरेट कर लेंगे कि जिनको भी लगता है कि हमें हायर ऑफिसर को देख लेनी चाहिए वो रिसीट्स। नेक्स्ट, ही विल रिटेन द रिमेनिंग रिसीट्स, और अपने पास रख लेंगे वो, अगर ऐसा लगता है कि उस रिसीट के अंदर कुछ डिफिकल्ट टाइप का काम है या फिर उस रिसीट के अंदर कोई पर्सनल अटेंशन चाहिए। अब देख रहे होंगे कि भाई सेक्शन ऑफिसर का जितने भी काम है वो सब सेक्शन लेवल वाले काम लग रहे होंगे, ये है ना, कुछ अप्रूवल का नहीं है, कुछ वो नहीं है, बस रिटेन मतलब रिसीट से रिलेटेड काम है कि भाई किसको देनी है, वर्क एलोकेशन, और सेक्शन को बेसिकली सेक्शन ऑफिसर का काम होता है मेंटेन करना सेक्शन, उस मेंटेनेंस में ही बहुत सारे काम है छोटे छोटे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब रिसीट उन्होंने मिस सेंड तो भेज दी दूसरे सेक्शन में, ये रिसीट है, ठीक है, मिस सेंड रिसीट तो चली गई दूसरे सेक्शन में, कुछ रिसीट चली गई हायर ऑफिसर के पास देखने के लिए, ठीक है, कुछ उनके पास खुद के पास है क्योंकि वो डिफिकल्ट रिसीट थी। बाकी बची हुई रिसीट किसके पास जाएंगी? भाई बाकी बची हुई रिसीट जाएंगी डीलिंग ऑफिसर के पास। वेयर नेसेसरी इंडिकेट अर्जेंसी ग्रेडिंग, अभी हमने देखा अर्जेंसी ग्रेडिंग कौन बताएगा? ऐसे भी बताएंगे, और रिसीट के ऊपर अगर लग रहा है कि वो अर्जेंट है तो भाई प्लीज पुट अप अर्जेंटली, इस तरीके का उसके ऊपर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या फिर उसके ऊपर डेडलाइन भी लगा सकते हैं कि भाई पुट अप दिस बिफोर सो एंड सो डेट। इसके बाद देखो, अपने रजिस्टर के अंदर इंपॉर्टेंट रिसीट को वो नोट करके रख सकते हैं ताकि भाई टाइमली उसका डिस्पोजल हो पाए। सबमिट द फाइल टू द ऑफिसर हु लास्ट नोटेड ऑन इट, ठीक है, मतलब कि फाइनली जब फाइल आ गई आपके पास तो वो फाइल जो है वो उस बंदे के पास रहेगी जिसने लास्ट उस पर नोटिंग करी होगी।
इफ इट इज वन रिटर्न बाय द अदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ रिसीट। जो भी मैनुअल रिसीट्स आएंगी सेक्शन के अंदर और वो सबमिट होगी अगर किसी ऑफिसर को, तो वो एक रिसीट पैड के अंदर सबमिट होगी। तो सेक्शन ऑफिसर का क्या काम होगा? सेक्शन ऑफिसर विल कीप अ केयरफुल वॉच। सेक्शन ऑफिसर जो है वो उसके ऊपर वॉच रखेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं है कहीं वो रिसीट पैड रुक गया हो, कहीं पर वो रखा रह गया। ठीक है, तो ही विल कीप अ केयरफुल वॉच ऑन एनी होल्ड अप इन द मूवमेंट ऑफ द रिसीट। और अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं पे होल्ड अप हो गई है रिसीट, तो वो सेक्शन ऑफिसर विल टेक एन एक्शन टू एक्सपीडाइट। नेक्स्ट देखो डिस्पोजल ऑफ वर्क। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, और टाइमली सबमिशन ऑफ एरियर या डिस्पोजल स्टेटमेंट, यानी कि काम टाइमली हो और जल्दी से हो, एक्सपीडिशियसली डिस्पोज हो। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन ऑफिसर की है। वो अपने डीलिंग एंड को इस तरीके से मैनेज करे, अपने सेक्शन को इस तरीके से मैनेज करे कि जो वर्क है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। टू दिस एंड, तो वो क्या करेंगे इसके लिए? वो सेक्शन रजिस्टर को हर हफ्ते एक बार देखेंगे, और असिस्टेंट सेक्शन रजिस्टर को भी देखेंगे, सॉरी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ का भी जो रजिस्टर होगा उसको भी देखेंगे कि, और इस चीज को इंश्योर करेंगे, हम पढ़ चुके हैं कि भाई कोई पेपर जो है वो ओवरलुक ना हो जाए। तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? एसओ की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। क्वेश्चन बन सकता है ये भी कि भाई जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई पेपर जो है वो ओवरलुक नहीं हो गया हो, तो ये कौन देखेगा? तो एएसओ नहीं, ये एसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्शन ऑन रिसीट अगेन। देखो भाई सेक्शन ऑफिसर के और भी कई काम लिखे हुए हैं एमओपी के अंदर, और ये सारे मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसमें से कुछ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। पहला देखो, स्क्रूटिनाइज द नोट ऑफ डीलिंग ऑफिसर। डीलिंग ऑफिसर ने जो नोट बनाया उसको स्क्रूटिनाइज करना है। रूटीन केसेस वगैरह को खुद से डिस्पोज कर देना है कि भाई इंफॉर्मेशन लेनी है फॉर द ड्राफ्ट रिप्लाई। पार्लियामेंट क्वेश्चन का ड्राफ्ट रिप्लाई बनाना है तो उसके लिए दूसरे लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो रिसीट के ऊपर ही भाई मार्क कर दो इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई इन 3 जगह से इन्फॉर्मेशन मांगी है आपने। ठीक, नेक्स्ट देखो, रिकॉर्ड अ नोट सेटिंग आउट हिज ओन कमेंट्स। सपोज डीलिंग ऑफिसर ने नोट लिखा, उसके ऊपर आपके खुद कुछ कमेंट्स रह गए, तो एसओ भी उसके ऊपर नोट बना दे और केस को हायर ऑफिसर को सबमिट कर दें, और केस को मॉनिटर करते रहे टू अवॉइड डिले। फाइल रिटर्न आने पर बाकी का एक्शन लेना है कि भाई कम्युनिकेशन इशू करना है या फिर उसके ऊपर और कोई एग्जामिनेशन बचा बाकी है। देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग रिगार्डिंग इशू ऑफ कम्युनिकेशन इशू करते टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग क्या है? जो सपोज कोई ड्राफ्ट आया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उसके ऊपर कुछ करेक्शन होकर आया, तो उसकी फेयर कॉपी कौन करेगा? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई डीलिंग ऑफिसर उसको फेयर करके दे, और फिर उसको सेक्शन ऑफिसर विल चेक बिफोर इशूइंग। ठीक है, अगेन डेमी ऑफिशियल लेटर है, भाई डेमी ऑफिशियल लेटर तो किसी डायरेक्टर लेवल से ऊपर का ही जाएगा, डीएस डायरेक्टर या फिर सपोज डीएस लिख रहे हैं, तो उनका पर्सनल स्टाफ जो है उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डेमी ऑफिशियल लेटर को वो चेक करें और उसको फेयर कॉपी करें। और उसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फेयर कॉपी करने के बाद वो सेक्शन में आएगा डीओ लेटर, तो डीलिंग ऑफिसर उसको फिर सेकेंडरी चेक कर ले कि भाई उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई। नेक्स्ट, सारे ड्राफ्ट के अंदर जो ड्राफ्ट जा रहा है उसके अंदर सारे एनक्लोजर लगे होने चाहिए। तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? भाई जिसका वो ड्राफ्ट है, यानी जिसकी फाइल का ड्राफ्ट है, डीलिंग ऑफिसर का। और डिस्पैच करते टाइम उसको कौन देखे? एक बार सेक्शन ऑफिसर जरूर देखेंगे कि भाई एनक्लोजर लगे नहीं लगे। नेक्स्ट है डीओ लेटर ही है ये। ठीक है, डीओ लेटर किसी ऑफिसर ने साइन किया और उसको इशू करना है, इशू ऑफ फेयर कम्युनिकेशन विद एनक्लोजर उसका इशू करना है, तो पर्सनल सेक्शन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डीलिंग ऑफिसर की सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में 2 केस दिए हुए हैं कि अगर डेमी ऑफिशियल लेटर और एनक्लोजर्स कंप्लीट है, मतलब ड्राफ्ट जो है आपका कंप्लीट है, डेमी ऑफिशियल लेटर भी है आपके पास, और उसके अंदर जो एनक्लोजर लिखे हुए हैं वो एनक्लोजर भी प्रॉपरली अटैच्ड है, तो इन केस द ये हो गया। दूसरा केस है इसके अंदर, इन केस एनक्लोजर टू बी अटैच्ड। अगर एनक्लोजर अटैच होने हैं उसके अंदर, तो जो डीओ लेटर है वो सेक्शन इशू करेगा, अगर हो रखे हैं ऑलरेडी उसके अंदर अटैच तो पर्सनल स्टाफ करेगा। ठीक, और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीलिंग ऑफिसर की। बेसिकली यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई अगर पर्सनल स्टाफ इन्वॉल्व है, ठीक है, डीओ लेटर के केस में, तो उसके अंदर केस में सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डीलिंग ऑफिसर की है। नेक्स्ट है, इन केस कम्युनिकेशन इज टू बी इशूड थ्रू सेंट्रल इशू सेक्शन, यानी कि सेक्शन से इशू नहीं हो रहा है कम्युनिकेशन, सेंट्रल इशू सेक्शन जो है वहां से जाके कम्युनिकेशन जो है वो इशू होगा। तो भाई कोई एंट्री करके जाएगा ना उसके अंदर
यानी वो जो ड्राफ्ट है उसकी एक पियोन बुक में एंट्री होगी या मैसेजर बुक के अंदर एंट्री होगी, और फिर वो जाएगा सेंट्रल इशू सेक्शन के पास। फिर सेंट्रल इशू सेक्शन उसके अंदर साइन करेगा जहां पर भी एंट्री होगी कि भाई यहाँ पर उनकी एंट्री होगी। सेंट्रल इशू सेक्शन यहाँ पे अपने साइन कर देगा कि हाँ भाई आपका कम्युनिकेशन हमारे पास आ गया, और फिर वो उसको इशू कर देगा। ठीक है, तो ये सब काम किसका हुआ? एंट्री करवाने का और फिर उनसे साइन लेने का। या तो वही पर्सनल स्टाफ है अगर डीओ लेटर की बात कर रहे हैं, या फिर डीलिंग एंड एज द केस में बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिटेनिंग द ऑफिस कॉपी ऑफ द कम्युनिकेशन सेंट। जब आपने कम्युनिकेशन भेजा है तो उसके ऊपर स्टैंप लग के आपके पास वापस आ जाएगा कि हाँ भाई ये इशू हो गया। तो उसकी कॉपी को रिटेन करने का काम क्या है, किसका है? रिटेन करने का काम है उसका डीलिंग ऑफिसर का, और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई सेक्शन ऑफिसर की। ठीक है, और नेक्स्ट है सेंट ईमेल्स का प्रिंट लेना। ठीक है, अटैचमेंट के साथ, और फिर उसको ई ऑफिस सिस्टम के अंदर अटैच कर देना, वो सारी चीजें। तो अगर मेल जो है वो ऑफिसर ने सेंड करी है तो फिर उनका पर्सनल स्टाफ करे इस काम को। ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑफिस कॉपी को जब फाइल के अंदर लगाओगे तो उसकी डॉकेटिंग और उसकी रेफरेंसिंग करने का काम किसका है? भाई फाइल किसके पास होती है? फाइल तो डीलिंग ऑफिसर के पास होती है फाइनली। तो डीलिंग ऑफिसर उसके अंदर इशूड ड्राफ्ट की कॉपी लगा के उसकी डॉकेटिंग और रेफरेंसिंग करेगा, और उसकी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सेक्शन ऑफिसर की। नेक्स्ट, एमओपी के अंदर एक जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग की टेबल बनी है, इसको भी समझ लेते हैं। ये एक जगह पे कॉम्पैक्ट करके उन्होंने दे रखा है। नोट फॉर द सक्सेसर, यानी अपने अगले ऑफिसर के लिए नोट कौन बनाएगा? भाई ऑफिसर कंसर्न ही बनाएगा नोट। एसओ को पुटअप करा तो एसओ नोट बनाया, एसओ को कमेंट लिखना तो एसओ नोट बनाया। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी हो गई। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट, तो ब्रांच ऑफिसर। ठीक है, बनाएगा कौन? अभी हमने पीछे देखा कि बनाएगा कौन? एसओ, लेकिन अप्रूव कौन करेगा? अप्रूवल विल बी डन बाय ब्रांच ऑफिसर। नेक्स्ट है स्टैंडिंग गार्ड फाइल। अभी हमने देखा था पीछे कि स्टैंडिंग गार्ड फाइल की लिस्ट रखने की अपने पास जिम्मेदारी किसकी है, या उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी होगी सेक्शन की, तो सेक्शन ऑफिसर की। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट बुक या प्रेसिडेंट फोल्डर। प्रेसिडेंट बुक या फोल्डर, वैसे तो प्रेसिडेंट बुक को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसी को दी जाएगी जो कि वर्क एलोकेशन में लिखा जाएगा, लेकिन उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रांच ऑफिसर की है। देन रेफरेंस फोल्डर, हर ऑफिसर अपने लिए एक रेफरेंस फोल्डर बना सकता है कि भाई बार बार ओएम जो है वो नेट से ना देखने पड़े या कुछ भी। ठीक है, और जहां पर भी स्टार लगा हुआ है तो ऑफकोर्स अगर लिखा है कि भाई स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ब्रांच ऑफिसर की है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद बैठ के बनाएंगे, वो आस्क दे कैन आस्क फॉर द हेल्प ऑफ डीलिंग ऑफिसर या फिर अदर ऑफिसर्स। तो नेक्स्ट और लास्ट है आपके सेक्रेटरी के फंक्शंस। तो लेट अस स्टार्ट। हु इज सेक्रेटरी? सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सारे लर्निंग पॉइंट्स है। ही इज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू मिनिस्टर। तो इसके अंदर ये एमसीक्यू इजीली बन सकता है कि भाई हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हु इज द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। हु इज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू मिनिस्टर, तो आंसर टू ऑल दीज 3 क्वेश्चंस इज सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी जो होता है वो डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। मिनिस्टर के लिए प्रिंसिपल एडवाइजर सेक्रेटरी है, क्योंकि मिनिस्टर से जस्ट नीचे सेक्रेटरी होता है। ठीक है, और बाकी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी भी सेक्रेटरी ही होते हैं। नेक्स्ट देखो, सेक्रेटरी कैन फॉर्म इंटर डिसिप्लिनरी टीम्स फॉर एड्रेसिंग क्रॉस कटिंग इश्यूज। जो क्रॉस कटिंग इश्यूज होते हैं वो होते हैं मेजर इश्यूज या फिर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, जिससे कि काफी बड़ा इम्पैक्ट आए। ठीक है, किसी भी चीज का, सपोज कोई पॉलिसी डिसीजन है और उसका इम्पैक्ट जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, तो इट्स काइंड ऑफ अ क्रॉस कटिंग इशू। तो क्रॉस कटिंग इशू के ऊपर अगर सपोज कुछ डिसीजन लेना है तो सेक्रेटरी इंटरडिसिप्लिनरी टीम बना सकती है कि भाई अलग अलग डिसिप्लिन के लोग उसके अंदर उस टीम में हो सकते हैं, ताकि वो अपना ओपिनियन दे सके उन इंपॉर्टेंट इशूज पर। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी टीम कौन बनाएगा? दिस टीम विल बी फॉर्म्ड बाय सेक्रेटरी। नेक्स्ट है देखो, कोई भी फाइल अगर सेक्रेटरी या फिर मिनिस्टर के पास जा रही है तो उस फाइल के अंदर सेल्फ कंटेंट नोट जाएगा ही जाएगा। सेल्फ कंटेंट नोट विल बी पुट अप विद एवरी केस सबमिटेड टू सेक्रेटरी या मिनिस्टर। ठीक है, अगर उस फाइल के अंदर रनिंग समरी ऑफ फैक्ट स्टार्टिंग में लगी ही हुई है, ठीक है, या फिर उस फाइल का जो लास्ट नोट है उसके अंदर ऑलरेडी पूरी समरी लगी हुई है पूरे केस की, तब तो ओके है। बट अगर रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स नहीं लगी है या फिर लास्ट नोट जो है वो सेल्फ कंटेंट नोट नहीं है, तो सेक्रेटरी या मिनिस्टर को सबमिट की हुई हर फाइल पे सेल्फ कंटेंट नोट जाएगा। ठीक, और उस नोट के अंदर, उस सेल्फ कंटेंट नोट के अंदर सारी चीजें, सारे रेलेवेंट फैक्ट्स, अगर दूसरे डिपार्टमेंट से हमने कुछ व्यूज लिए हैं तो वो सब। ठीक है,
तो वो सब जाएगा किस पॉइंट पर, मतलब किस पॉइंट पर ये सारे रेलेवेंट फैक्ट्स होने चाहिए जिस भी पॉइंट पर सेक्रेटरी या मिनिस्टर का डिसीजन सीक किया गया है। नेक्स्ट देखो, हर मिनिस्ट्री को मास्टर सर्कुलर्स जो है वो इशू करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई मिनिस्ट्री सपोज अपने किसी सब्जेक्ट पर बार बार ओएम निकाल रहे हैं, बार बार इंस्ट्रक्शंस निकाल रहे हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई केस पुटअप करते हुए हमने लेटेस्ट ओएम तो देख लिया, ठीक है, लेकिन उससे भी लेटेस्ट ओएम आ चुका था और हमें पता नहीं है, फाइन। तो इसलिए मिनिस्ट्री को टाइम टू टाइम अपने जो ओएम्स है, ऑर्डर्स हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उन सबको कंपाइल करके मास्टर सर्कुलर निकालते रहना चाहिए। तो मास्टर सर्कुलर को निकालने की इम्प्लीमेंटेशन से रिगार्डिंग जो प्रोग्रेस है उसको कौन रिव्यू करेगा, उसको सेक्रेटरी विल रिव्यू, ठीक है, कि मास्टर सर्कुलर्स टाइमली निकाले जा रहे हैं या नहीं निकाले जा रहे हैं, ठीक है, टाइमली उनको कंपाइल किया जा रहा है, टाइमली सारे इंस्ट्रक्शंस कंपाइल होके वेबसाइट की, सॉरी, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, प्रेस को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव से अगर बात करनी है, तो यानी प्रेस का रिप्रेजेंटेटिव किसको आके मिले सीधे, तो ही विल मीट सेक्रेटरी। सेक्रेटरी इज ऑथराइज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन या फिर टू बी एक्सेसिबल टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रेस। नेक्स्ट है, जैसे हर डिपार्टमेंट के कुछ डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, तो वो जो डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस है, आप क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट की बात है, देखो जब हम सेक्शन कर रहे थे तो वो सेक्शन लेवल की बात थी, अब बिकॉज सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो इसलिए जब डिपार्टमेंट की बात होगी और डिपार्टमेंट के लेवल पर अगर हमें कोई चीज़ इशू करनी है या डिपार्टमेंट के लेवल पर कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, पूरे डिपार्टमेंट के लिए होंगे ये, तो इसलिए उसके ऊपर सेक्रेटरी का अप्रूवल चाहिए। ये हो गए सेक्रेटरी के फंक्शंस। ये सेक्रेटरी का फंक्शन तो नहीं है बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम सेक्रेटरी पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इसको, कि अगर फाइल मिनिस्टर या फिर सेक्रेटरी के पास जा रही है, ठीक है, वैसे तो ई फाइल है बट अगर फिजिकल फाइल जा रही है सेक्रेटरी या मिनिस्टर के पास, तो जो लास्ट पेज है जिसके ऊपर की सब लोग सिग्नेचर करके भेजेंगे, तो लीव स्पेस नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द पेज बिलो द लास्ट रिकॉर्डेड नोट। नोट आपका यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए, तो 1/4 कम से कम इतना स्पेस जरूर बचना चाहिए अगर फाइल सेक्रेटरी या मिनिस्टर के पास जा रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट देख, एनुअल एक्शन प्लान होते हैं, ठीक है, एनुअल एक्शन प्लान मैंने बताया था हर साल जनवरी में बन जाना चाहिए कि पूरे साल के अंदर क्या क्या प्लानिंग है मिनिस्ट्री की, क्या क्या स्कीम्स उसके अंदर आ सकती हैं या फिर क्या प्रोग्रेस हम लोग फोर्सी कर रहे हैं पूरे साल के लिए, तो वो एक्शन प्लान के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो एक्शन प्लान को मंथली मीटिंग के अंदर रिव्यू करना कि भाई एक्शन प्लान क्योंकि पूरे साल का है तो हर मंथ के कुछ टारगेट्स होंगे भाई, जनवरी फरवरी मार्च, तो हर महीने उस एक्शन प्लान की रिव्यू, एक्शन प्लान का रिव्यू होना चाहिए, एक्शन प्लान की परफॉर्मेंस का रिव्यू होना चाहिए, तो वो रिव्यू कौन करे, वो रिव्यू विल डू बाय सेक्रेटरी, ठीक है, विल बी डन बाय सेक्रेटरी। नेक्स्ट, द डेजिग्नेटेड सेक्शन फॉर इंस्पेक्शन, हमने बात की थी इंस्पेक्शन की पीरियोडिकली इंस्पेक्शन होगा हर सेक्शन का या फिर रिकॉर्ड रूम का या फिर किसी भी चीज़ का, तो जो डेजिग्नेटेड सेक्शन होगा इंस्पेक्शन का, यानी जिन्होंने इंस्पेक्शन किया, वो सेक्रेटरी को रिपोर्ट देंगे कि भाई पिछले साल या पिछले क्वार्टर इंस्पेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। अब क्यों भाई इंस्पेक्शन होता है सेक्शन वगैरह का, है ना, तो वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए उस इंस्पेक्शन को तो किसी डेजिग्नेटेड सेक्शन को दे दिया गया कि भाई आप इंस्पेक्शन करेंगे, बट रिपोर्ट सेक्रेटरी के पास जाएगी कि भाई उनकी मिनिस्ट्री या उनके डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, सेक्रेटरी अगर चाहे तो ही में इंस्ट्रक्ट टू ऑर्गेनाइज अ सरप्राइज इंस्पेक्शन, तो किसके ऑर्डर्स पर होगा सरप्राइज इंस्पेक्शन, सेक्रेटरी के ऑर्डर्स पर। अब इसके अलावा हमने अभी तक जितने भी ऑफिसर्स के फंक्शंस पढ़े हैं उन सब चीज़ों के अलावा एक चैप्टर 3 दिया हुआ है आपके एमओपी के अंदर, जिसके जो चैप्टर का नाम है फंक्शनरीज एंड फंक्शंस, ठीक है। तो इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, सेक्रेटरी हो गया आपका, स्पेशल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डीएस, यूएस, सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। बचा क्या आपका, पर्सनल स्टाफ ऑफ मेंबर्स, पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, एएसओ, जूनियर असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ वगैरह वगैरह, और डिटेल ड्यूटी ऑफ सेक्शन ऑफिसर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एमओपी को हमने स्कैटर्ड फॉर्म में तो पढ़ लिया है, इसके टाइमलाइंस पढ़ ली हमने, और जगह जगह पर जहाँ पर भी कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर्स के फंक्शंस आ रहे हैं वो भी हमने पढ़ लिया। तो नाउ इज द अप्रोच
कि हम एमओपी को स्टार्टिंग से एक एक चैप्टर करके पढ़ें इसको, ठीक है, कि इसके अंदर इन टाइमलाइन और फंक्शंस के अलावा और कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमसे छूट गई होगी। ऑफ कोर्स छूटी होगी क्योंकि हमने तो सिर्फ टाइमलाइन और फंक्शन को फोकस करा है अभी, तो बाकी के चैप्टर्स के अंदर बहुत सी चीज़ें और भी रह गई हैं जिसको कि हम पढ़ सकते हैं और जिसको पढ़ना ही है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। तो नेक्स्ट हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे एमओपी से रिलेटेड और एमओपी का चैप्टर वाइज उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये आपका एमओपी का इंडेक्स है और एमओपी के अंदर देखो टोटल 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो अब हम इन 16 चैप्टर्स को एक एक चैप्टर करके वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।